हेलो दोस्तों। आज हमारा ज्योमेट्री का है 5वां दिन और ये हम सीरीज कर रहे हैं CDS PYQ मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। और ज्योमेट्री हमने टॉपिक ले रखा है। ज्योमेट्री के बाद हम फर्दर टॉपिक लेंगे। आज हम सीखने वाले हैं मित्रों ट्रेपेजियम के बारे में कि ट्रेपेजियम क्या है। आपको पहले मैं प्रश्न दिखा देता हूँ कि ये हमारे ट्रेपेजियम के प्रश्न हैं कुछ। जैसे आप देख सकते हैं 76 और यहाँ पर फर्दर भी क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। आज हमारे ट्रेपेजियम के क्वेश्चन है। देखिए जैसे 73 ये भी ट्रेपेजियम से रिलेटेड है। और यहाँ पर देखें 98 कितना बेहतरीन क्वेश्चन बना रखा है इन्होंने। और ये 84 भी ट्रेपेजियम से रिलेटेड है। और एक ये 94 भी ट्रेपेजियम से रिलेटेड है। तो पहले हमें इन क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें सीखनी होंगी। तो आपने अगर पिछली क्लास देखी हो तो हम एक क्लास में 2 या 3 या 4 या एक क्लास में हमने शायद 5 क्वेश्चन सोल्व किए थे। और हम इससे ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं करते, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। अब पहली बात तो ये आपको समझनी है कि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि इन क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा ना, मैं उस टॉपिक के जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी बात बन सकती है, मैं सारी बातों को डिटेल्ड में सोल्व करूंगा। और ना केवल सोल्व करूंगा बल्कि आपके सामने उनको करके दिखाऊंगा कि ये आए किस प्रकार। क्योंकि आपको उनके पीछे कहानी आना बहुत जरूरी है। आप एक चीज को रट्टा कब तक मार सकते हो, है कि नहीं? 1 महीने 2 महीने फिर आप उस चीज को भूल जाओगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट और उसके पीछे कहानी अच्छे से आती है ना, तो फिर आपको एक बार ही पढ़ने की जरूरत है। और फिर उसके बाद क्या है, आप उसको खुद से बनाना सीख जाओगे। तो ये बात आपको समझनी है कि आपको पहले आना चाहिए, है कि नहीं? और उसके पीछे कहानी पता होनी चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट अगर आ रहा है तो आ कहाँ से रहा है नहीं? उसके पीछे पूरी कहानी। तो आज हम ट्रेपेजियम के क्वेश्चन करेंगे। और इसके हमने CDS के 5-6 PYQ भी लगा रखे हैं। सन 2021, 22, 23, 24, 25 इन्हीं सन के हमने PYQ लिए हैं। हमने ज़्यादा ओल्ड PYQ नहीं लिए हैं, है कि नहीं? क्योंकि हमें जो है अपडेटेड चलना, अपडेटेड। क्योंकि आपने देखा होगा हमने 24 के 25 के PYQ किए थे पिछली क्लासों में। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं मित्रों ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम को हिंदी में बोलते हैं समलम चतुर्भुज। मैंने हालांकि पिछली क्लास में समलम चतुर्भुज के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताई थी। अगर आपने उन क्लासों को देखा है तो आप रिलेट कर पाओगे। और मैं हालांकि यहाँ पर डिटेल से बताने वाला हूँ। समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये बात तो आपको पता ही है। ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें दो साइड, आमने सामने की दो साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। जैसे मैंने आपके सामने क्या बना दी, ये एक समलम चतुर्भुज बना दिया है। ये मैंने आपके सामने एक ट्रेपेजियम बना दिया है। आप बोल सकते हो ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है और ये वर्टेक्स डी है। अब समलम चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का दिखता है। समलम चतुर्भुज में 4 भुजा होती हैं, 4 साइड होती हैं, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। और आपको ये बात और समझनी है कि ये इसमें चारों भुजा में दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल, जैसे ए बी पैरेलल है DC के, तो आप बोलोगे ए बी किसके पैरेलल है? ए बी पैरेलल है यहाँ पर DC के। ए बी पैरेलल है DC के। ये बात आपको समझ में आई, तभी ये समलम चतुर्भुज होगा, अन्यथा ये समलम चतुर्भुज नहीं होगा। ये बात आपको समझनी है। अब हम धीरे धीरे समझते हैं कि ये समलम चतुर्भुज आया कैसे, कैसे बना। तो इसका जो, इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो ट्राइंगल से है। ट्राइंगल से है। आप बोलोगे ट्राइंगल से कैसे? तो आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी होगी। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाई थी थेल्स थ्योरम। तो आप बोलोगे बिल्कुल थेल्स थ्योरम पढ़ाई थी। तो उसको दोबारा से समझिए एक बार। देखिए मैंने आपके सामने क्या बनाया, एक ट्राइंगल बनाया। आप किसी प्रकार का एक ट्राइंगल बना सकते हो, किसी प्रकार। पिछली क्लास में हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था। आप उस क्लास को देखोगे तो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा डिटेल में। उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। तो ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड है आपकी सी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप BC के पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए। तो आप बोलोगे ये खींच ली हमने BC के पैरेलल, खिंच गई BC के पैरेलल। आप बोलोगे खिंच गई, है कि नहीं? यहाँ पर इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ। ये पॉइंट है P,
इस पॉइंट को क्या बोल देता हूँ मैं, P। ये पॉइंट P है और सपोज ये पॉइंट Q है, और मैंने ये PQ खींची है ना, ये PQ इज पैरेलल टू BC। ये बात आपको समझनी है, PQ इज पैरेलल टू BC। अगर ऐसा है तो थेल्स थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी कि AP का रेशो जो AB के साथ होगा वही AQ का AC के साथ होगा। आप देख सकते हो हमने पिछली क्लास में ये बात कवर कर रखी है अच्छे से। और इसी प्रकार PQ का रेशो वही BC के साथ होगा। तो ये थी आपकी थेल्स थ्योरम से रिलेटेड बात। और आप इसको इस प्रकार से बोल सकते हो कि जो AP का PB के साथ होगा, AP का PB के साथ होगा, वही AQ का QC के साथ होगा। तो ये थी आपकी थेल्स थ्योरम। तो आपने बोला बिल्कुल, ये बात हमको अच्छे से आती है कि थेल्स थ्योरम क्या थी। तो ये आपको याद रखनी है बात। अब आप एक बात देखिए कि अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं ABC, इसमें मैंने क्या करा, PQ को BC के पैरेलल खींचा। तो अगर आप देखोगे PBCQ, तो ये एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि देखो इसमें चार भुजाएं, एक तो ये हो गई QP, और एक ये हो गई PB, और एक ये वाली साइड हो गई BC, और एक ये वाली साइड हो गई CQ। तो इसमें कितनी भुजा है, चार भुजा, चार भुजा। तो ये क्वाड्रिलेटरल है और साथ ही साथ ये ट्रिपेजियम है। ट्रिपेजियम क्यों है, क्योंकि PQ जो है BC के पैरेलल है। मैंने अभी आपको सिखाया एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो भुजा एक दूसरे के पैरेलल हों, केवल दो भुजा। ये PB और QC पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये आगे जाके पॉइंट A पर मिल रही हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई, आप बोलोगे बिल्कुल। अगर ये ट्रिपेजियम है तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रिपेजियम बना कैसे है। ट्रिपेजियम में दो साइड क्या होती है, पैरेलल होती हैं, और बाकी की दो साइड पैरेलल नहीं होती। अगर हम उनको आगे की तरफ बढ़ाएं तो वे आगे जाकर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, और फिर एक हमारे सामने ट्रायंगल बन जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ट्रिपेजियम होता क्या है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं। तो पहले मैं आपको थ्योरम बताता हूँ, फिर उसके बारे में समझेंगे कि वो आई कैसे। तो आपको पहली थ्योरम समझनी है कि अगर आपके पास कोई ट्रिपेजियम है, देखिए मैं आपके सामने क्या बना रहा हूँ, एक ट्रिपेजियम। अब मैं वर्टेक्स का नाम रख रहा हूँ। इस वर्टेक्स का नाम सपोज A है, इस वर्टेक्स का नाम B है, और इस वर्टेक्स का नाम C है, और इस वर्टेक्स का नाम क्या है, D। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब आप एक बात बताइए, मैंने यहाँ से क्या खींचा, एक डायगोनल। तो आप बोलोगे बिल्कुल कह सकते हो, मैंने पॉइंट A को मिला लिया पॉइंट C से। इसी प्रकार मैंने पॉइंट D को मिला लिया पॉइंट B से। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अगर आप गौर से देखोगे तो ट्रिपेजियम में क्या होता है ना, दो साइड से एक दूसरे क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो AB इज पैरेलल टू DC। तो आप बोलोगे बिल्कुल, है कि नहीं, AB इज पैरेलल टू DC। तो ये आपके सामने ट्रिपेजियम है। और अगर आप ABCD को ट्रिपेजियम बोल रहे हो, समलंब चतुर्भुज बोल रहे हो, और आप इनके वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स, देखिए A और B अपोजिट नहीं है, A और C अपोजिट है। अपोजिट का मतलब विपरीत। A और C क्या है, विपरीत, कॉन्ट्रेरी। और B और D भी क्या है, कॉन्ट्रेरी, विपरीत, अपोजिट। तो आप देखोगे जब पॉइंट A को पॉइंट C से मिलाते हैं तो AC जो है एक क्या बन जाता है, विकर्ण। आपने देखा होगा क्वाड्रिलेटरल में अगर हम अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं तो आपके सामने क्या बन जाता है, एक डायगोनल बन जाता है ना, सीधी लाइन खींचते हैं अगर आप। तो AC क्या है, डायगोनल है, और BD भी क्या है, डायगोनल है। तो आप लिख सकते हो AC and BD, AC and BD are डायगोनल्स। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि AC और BD क्या है, डायगोनल्स हैं, विकर्ण है, विकर्ण। तो ये बात आपको समझनी है। ठीक है जी, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अगर आप देखोगे तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर बन गई, ABDC। ये आपके सामने क्या बन गई, एक स्ट्रक्चर ABDC, और फिर से आ गए आप A पर। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बाहर निकाल कर अलग बनाऊं तो आप इसमें कुछ बातें समझेंगे, बहुत बेहतरीन बातें। ये मैंने हालांकि पिछली क्लास में कवर की थी, है कि नहीं। अगर आप देख पा रहे हो तो चीज़ें आपस में रिलेट हैं। तो इसीलिए अगर आप शुरू से आखिरी तक बने रहते हो तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है।
बस आपको पेशेंस बनाकर रखना है क्लास में लास्ट तक। देखिए, ये मैंने आपके सामने वही स्ट्रक्चर बना दिए बाहर निकाल करके, है कि नहीं? तो आप बोलोगे बिल्कुल ये वही स्ट्रक्चर है। ये लाइन हट चुकी है, इसको दोबारा बनाते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है, आप बोलोगे बिल्कुल। तो आप देखोगे कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल सी भी तो थीटा होगा। आप बोलोगे क्यों? अब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो आप बोलोगे बिल्कुल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से एंगल सी और एंगल ए बराबर होंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा? तो आप बोलोगे ये भी अल्फा होगा। तो आप बोलोगे एंगल बी और एंगल डी, ये भी मैंने इसको थीटा माना था, लेट, तो इसको मैंने अल्फा मान लिया, तो ये भी हो जाएगा लेट। तो आप बोलोगे बिल्कुल। इसी प्रकार ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होगा। तो आप बोलोगे ये तो वर्टिकली अपोजिट है ना। अगर मैं इसको ओ बोलूँ तो बोलोगे एंगल ओ कैसा एंगल था? ये वर्टिकली अपोजिट। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण। तो ये होता है वर्टिकली अपोजिट। तो ये वाली आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, है क्या नहीं? और यहाँ पर ये ओ वर्टिकली अपोजिट कैसे है, ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी। अब आप देखोगे तो थीटा अल्फा एंगल हो, थीटा अल्फा एंगल हो, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर। अब आपने सिमिलरिटी अगर पढ़ी है, मैंने आपको पिछली क्लास में कवर कराई है, तो आप बोलोगे यहाँ पर सिमिलरिटी लग गई, तो आप बोलोगे इनकी संगत भुजाओं का रेशो क्या होगा? बराबर। क्योंकि सिमिलैरिटी में क्या होता है, सिमिलैरिटी में क्या होता है, संगत भुजा का रेशो क्या होता है? बराबर। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होता है। तो आप बोलोगे बिल्कुल। आप बताइए थीटा के सामने क्या है? तो आप बोलोगे डी ओ अपॉन, यहाँ थीटा के सामने क्या है? तो आप बोलोगे ओ बी बराबर। इसी प्रकार यहाँ अल्फा के सामने क्या है? आप बोलोगे ओ सी अपॉन, नीचे अल्फा के सामने क्या है? ए ओ। इसी प्रकार ये एंगल ओ के सामने क्या है? डी सी। और अंत में आप बोलोगे एंगल ओ के सामने है ए बी। तो ये बात आपको समझ में आ गई नहीं कि थीटा के सामने जो रेशो ओ डी का ओ बी के साथ होगा वही ए ओ का, देखिए ओ डी का जो ओ बी के साथ होगा वही ओ सी का ओ ए के साथ होगा, और वही डी सी का ए बी के साथ होगा। आप एक बात नोटिस करो, अगर आप ट्रायंगल ओ सी डी को ऊपर रखते हो ना तो आपको सारी साइड ओ सी डी के ऊपर लेनी है, और अगर आप ट्रायंगल ओ ए बी को ऊपर रखते हो तो आपको सारी साइड ओ ए बी के ऊपर लेनी है, क्योंकि फिर आप क्या कर लोगे ना, पलट लोगे। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो अब आप देख पा रहे हो कि ओडी का रेशो, ये डी ओ ओ डी जो ओ बी के साथ है वही ओ सी का ए ओ के साथ है, और वही डी सी का ए बी के साथ है। तो ये बात आपको समझ में आ गई? आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ चुकी है। इनकी साइड जो होंगी ये कैसी होंगी आपस में? कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे इनका रेशो क्या होगा? बराबर होगा। अब आप आगे की तरफ आइए, तो ये जो आपके सामने ट्रेपेजियम है ना, अगर आप देखोगे ए बी डी सी, ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, आप देख रहे हो ए से बी पर पहुंचा, फिर मैं बी से कहाँ पहुंचा? डी पर पहुंचा, और डी से मैं सी पर पहुंचा, और सी से वापस कहाँ आ गया? मैं ए पर आ गया। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो आप बोलोगे कि ये स्ट्रक्चर तो ये नीचे वाली है ही ना, ए से बी से डी और डी से सी। शर्त क्या है कि ये वाली जो साइड है डी सी ये पैरेलल होनी चाहिए ए बी के। आप बोलोगे बिल्कुल। तो इस वाले स्ट्रक्चर में अगर आप गौर से देखोगे, अगर मैं इस पॉइंट को ओ मानूं, इस वाले पॉइंट को क्या मानूं? मैं ओ मानूं, तो आप बोलोगे जो रेशो एओ का ओसी के साथ होगा, बोलिए आप, जो रेशो एओ का ओसी के साथ होगा
बराबर वही ओ बी का ओ डी के साथ होगा ना, तो आप बोलोगे बिल्कुल। और वही बराबर क्या बोलोगे आप, ए ओ का जो रेशो ओ सी के साथ होगा वही ओ बी का ओ डी के साथ होगा, और वही ए बी का, देखिए वही ए बी का डी सी के साथ होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल वही ए बी का डी सी के साथ होगा। तो ये ट्रिपेजियम में जो रिलेशन बना है ना, ये आपके सामने जो रिलेशन बना है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये बना कैसे है। तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा हमें कि ये रिलेशन बना कैसे है। तो ये देखिए आपके सामने एक समलंब चतुर्भुज था, मैंने आपको बताया समलंब चतुर्भुज क्या होता है। आप बोलोगे ट्रिपेजियम एक ऐसा चतुर्भुज होता है या एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कोई भी दो भुजा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और बाकी दो भुजा जो होती हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं, असमांतर। असमांतर माने नॉन पैरेलल, है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बात कभी आपको कंफ्यूज करे। देखिए एडी जो है वो सी बी के पैरेलल नहीं है कि नहीं। ऐसे दिखाओगे तो आप बोलोगे एडी सी बी के पैरेलल नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जो हमारा ट्रेपेजियम होता है उसके डायगोनल्स में कुछ रिलेशन बनता है रेशो से संबंधित। तो आप बोलोगे बिल्कुल। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जो रेशो ओडी का ओबी के साथ होगा, अब आप ट्राइंगल ओडीबी ओडीसी को ले रहे हो ना, पहले ओडीसी को, तो आपको पहले साइड इसकी बोलनी है कि जो रेशो ओडी का ओबी के साथ होगा वही ओसी का ओ एओ के साथ होगा, और वही डीसी का एबी के साथ होगा। अगर आप बोलोगे ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो ये भी 2-3 यूनिट में होंगे और ये भी 2-3 यूनिट में होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बराबर होंगे। जैसे मैंने बोला ओ डी 2 यूनिट है और ओ भी 3 यूनिट है, तो आप बोलोगे ओ सी भी 2 यूनिट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट है, नहीं। इसका मतलब ये है कि ये दो का कोई मल्टीपल है और ये भी कोई दो का मल्टीपल है। ये दोनों बराबर नहीं है, यूनिट में बराबर है, यूनिट में। तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, कभी आप कंफ्यूज रहो फिर। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये 5 है, ये 10 है, तो आप बोलोगे 5 और 10 का रेशो क्या होगा, 1:2। तो इसी प्रकार ये भी तो 1:2 होगा। अब 1:2 का मतलब है ये ऐसे भी हो सकता है ये 2 हो ये 4 हो, आप ऐसे बोल सकते हो ये 3 हो ये 6 हो। तो इसका मतलब जरूरी थोड़ी है ये बराबर हो, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। अब अगले कंसेप्ट की तरफ हम चलते हैं धीरे धीरे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं आगे की तरफ। देखिए मैंने एक और ट्रिपेजियम बनाया है कि नहीं, मैंने एक और लाइन खींची यहाँ पर। ये मैं कौन सी लाइन खींच रहा हूँ आपको ऑब्जर्व करते चलना, अगर आप देखते चलोगे ना तो आप सीखते चलोगे। देखिए मैंने आपके सामने क्या खींच दिया, ट्रिपेजियम खींच दिया। हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं ट्रिपेजियम के ऊपर सीडीएस में, दो दो या एटलीस्ट 1 तो आएगा ही आएगा। और इससे संबंधित जो तुम कॉन्सेप्ट सीख जाओगे उससे रिलेटेड पता नहीं कितने आएंगे। देखिए मैंने क्या करा, बीच में एक क्या खींच दी लाइन, ये मैं नई लाइन खींच रहा हूँ, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दूसरे कलर से ले लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक खींच दी फर्दर लाइन, और ये जो लाइन है ना ये एक ऐसी लाइन खींची है कि ये इन दोनों के पैरेलल है, क्योंकि ए बी जो था ये तो ऑलरेडी पैरेलल था ही ना। तो आप बोलोगे बिल्कुल ये तो पैरेलल था। ए बी जो था ये डी सी के पैरेलल था, है कि नहीं। ये दोनों तो पैरेलल थे, अगर मैं इसके पैरेलल कोई लाइन खींच दूंगा तो वो तो इन दोनों की पैरेलल मानी जाएगी। आप बोलोगे बिल्कुल, इतना तो हम सोच सकते हैं। इस पॉइंट को मैं पी बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैं क्यों बोल देता हूँ। अब मुद्दा ये है कि ए से लेकर बी तक की आपको लेंथ दी होगी, ये लेंथ दे रखी होगी आपको, सपोज ए। आप बोल सकते हो ये क्या दे रखी है आपको, यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ दे रखी है ए, है कि नहीं। ये लेंथ कितनी दे रखी है आपको, ए। जो ए बी है ना ये आपको कितनी दे रखी है, ये सपोज ये आपको ए दे रखी है। और इसी प्रकार आपको ये वाली लेंथ डी सी ये सपोज आपको बी दे रखी है, कितनी दे रखी है बी। डी से लेकर सी तक की आपको लेंथ सपोज क्या दे रखी है बी। तो आप बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको बी दे रखी है। ये बात आपको समझ में तो आ रही है ना कि ये दी हुई लेंथ है, कभी आप परेशान हो जाओगे ये कहाँ से आ रही है कि नहीं।
तो ये आपको बी दे रखी है। तो मतलब गिवन चीज़ क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और अगर आपको पीपीटी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो हमारा, है कि नहीं, आपको चैनल पर यहाँ पर मिल जाएगी लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो ए भी आपको दे रखी है ए, और डी सी आपको दे रखी है बी। अब ये जो पी है ना पॉइंट, ये पूरी एडी को दो भाग में डिवाइड कर रहा है। आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक एम यूनिट और यहाँ से यहाँ तक एन यूनिट। देखिए आपके पास एपी जो है एन यूनिट है और पीडी कितना है एम यूनिट। मतलब ये आपको गिवन है कि नहीं, क्या चीज़ गिवन है कि एपी का रेशियो पीडी के साथ कितना है, एपी पहले बोला है ना, तो एन रेशियो एम। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपसे पी क्यू की लेंथ पूछेगा, पिर्सन क्या बनेगा हर बार कि पी क्यू की लेंथ क्या है, तो पिर्सन ये बनेगा। तो आपको किसकी लेंथ निकालनी है, पी क्यू की। तो देखिए पी क्यू बराबर होगा कि एम की मल्टीप्लाई ए में करो, एम में, प्लस एन की मल्टीप्लाई ऊपर बी है ना, तो बी में करो, एन बी, अपॉन में दोनों यूनिटों का क्या कर दो सम, तो एम प्लस एन, है कि नहीं। तो ये इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाता है पी क्यू का। अब ये आया कैसे, इसके ऊपर भी हम विचार करेंगे, पहले ही आपको समझ लेना है। तो आप बोलोगे ये बात तो मैं समझ में आ गई बढ़िया से। तो ये बात आपको याद कर लेनी है कि पी क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा। पी क्यू का फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल सिंपली याद कर लोगे आप, कि एम की मल्टीप्लाई ए में, एन की मल्टीप्लाई बी में, अपॉन में दोनों यूनिटों का सम, एम ए प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन। तो ये लेंथ आ जाएगी पी क्यू की। अब ये आई कैसे, इसे समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा ट्राइंगल के ऊपर विचार करना पड़ेगा, और आप बिल्कुल फोकस रहो, है कि नहीं। अगर फोकस करोगे ना तो बिल्कुल मज़ा आने वाला अभी। तो आपने एक ट्राइंगल बना लिया, ये ट्राइंगल ए बी सी, इसके वर्टेक्स का नाम मैंने क्या बोल दिया, ए बी सी। और यहाँ पर अगर आप बीच में कोई पैरेलल लाइन खींच देते हो, सपोज आपने ये लाइन खींच दी पैरेलल, कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बोलोगे ये हमने जो लाइन खींची है ये कैसी खींची है, ए, ये मिटाना पड़ेगा इसको, तो आप बोलोगे ए बी सी, और यहाँ से क्या है ये पी क्यू, और पी क्यू पैरेलल है किसके, पी सी के। और यहाँ पर हमने क्या खींच दी, एक और लाइन खींच दी। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे दो लाइन लेनी है ना, तो हमें ट्रायंगल थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार हम ट्रायंगल नहीं बना सकते, हमको दो लाइन लेनी पड़ेंगी। अभी हम समझेंगे ये फॉर्मूला आया कैसे। देखिए पहले एक बार आपको समझ लीजिए कि हम करने क्या वाले हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, ट्रेपेजियम पढ़ा, कि ट्रेपेजियम की डेफिनेशन पढ़ी, ट्रेपेजियम होता क्या है। फिर हमने थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि इसका भी हम यूज करेंगे काफ़ी, और हमने इसका यूज यहाँ पर कर भी लिया इस वाली फिगर में, कि हमने पहले पढ़ लिया कि हमारे पास अगर ट्रेपेजियम है तो उसके अगर हमारे पास डायगोनल दिए हैं ना, तो डायगोनल में एक रिलेशन बनता है। तो ये वाली चीज़ भी पढ़ ली। और फिर हम अब आगे की तरफ चल रहे हैं। हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ लिया कि आपके पास अगर कोई ट्रेपेजियम है, आप कोई लाइन खींचते हो पी क्यू जो कि ए बी और डी सी के पैरेलल है, और ये जो पॉइंट पी है ये क्या करता है, ए पी और पी डी को एन यूनिट एम में क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब पॉइंट पी भुजा ए डी को दो यूनिटों में डिवाइड करता है, एन यूनिट एम में। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं कि फॉर्मूला आया तो आया कैसे। मैं इस फॉर्मूले को यहीं भी प्रूफ कर सकता हूँ अगर आप कोड दोगे, लेकिन हम अगला ट्राइंगल ले लेते हैं ताकि हम इसे समझ पाएँ अच्छे से। देखिए मैं आपके सामने फिर से एक ट्रेपेजियम बना देता हूँ बड़ा सा, जो हमको प्रॉब्लम ना करे। अब ये ट्रेपेजियम ठीक रहेगा, और मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ पॉइंट ए बी सी डी, और मैं एक और लाइन खींच देता हूँ,
ये लाइन मैंने खींची है पी क्यू, ये लाइन मैंने क्या खींची है पी क्यू, पी क्यू। आपको ये लाइन दे रखी है ए, तो आप बोलोगे बिल्कुल इसके बारे में तो मुझे पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है ए है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, तो आप बोलोगे बी है ना, ये बी है। तो ये तो आपको लेंथ ए दे रखी है एक, ये लेंथ तो आपको ए दे रखी है, और ये लेंथ आपको बी दे रखी है, और ये पॉइंट पी है ना। आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक अगर एम है तो यहाँ से यहाँ तक एन है, या आप बोल सकते हो ये एम है ये एन है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। मैंने पी क्यू की लेंथ बताई एन इंटू ए एम इंटू बी अपॉन में एन प्लस एम या एम प्लस एन। आप एन यहाँ ले लो एम यहाँ ले लो, फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा कि एन इंटू ए एम इंटू बी अपॉन में एम प्लस एन, है कि नहीं। मैं इसको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जब आप इसको पीपीटी से पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे कि एन की मल्टीप्लाई किस में करनी है बी में, और एम की मल्टीप्लाई किस में करनी है ए में, ये बात आपको समझनी है। अब हम इस फॉर्मूले की तरफ चलने की आया कैसे। सपोज मैं एक लाइन खींच रहा हूँ पॉइंट डी से और पॉइंट बी तक, मतलब मैं डायगोनल बना रहा हूँ, तो आप बोलोगे बिल्कुल डायगोनल बना सकते हो। मैंने यहाँ से क्या बनाया, डायगोनल पॉइंट डी से पॉइंट बी तक। आपको इसमें कोई दिक्कत, तो आप बोलो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ, ये न्यू पॉइंट बन चुका है ना, इस पॉइंट का नाम सपोज मैं क्या रख देता हूँ, टी रख देता हूँ, है कि नहीं। आप बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक आप बात बताइए, पीटी जो है ए बी के तो पैरेलल है ना, तो आप बोलोगे बिल्कुल पैरेलल है। आप एक बात बताइए, ये एन यूनिट है ये एम यूनिट है, तो ये डी टी भी तो एन यूनिट होगा और टी भी तो एम यूनिट होगा, क्योंकि थेल्स थ्योरम, याद करो थेल्स थ्योरम क्या थी कि अगर पी टी ए बी के पैरेलल है तो जो रेशो डी पी का पी ए के साथ होगा वही डी टी का टी बी के साथ होगा। आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक एन है तो यहाँ से यहाँ तक एम है। अब एक बात और समझिए, जो रेशो डी पी का ए डी के साथ है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो रेशो डी पी का डी ए के साथ है, देखिए डी पी का डी ए के साथ है, वही रेशो पी टी का ए बी के साथ होगा, थेल्स थ्योरम। तो आप बोलोगे ये बात भी समझ में आ गई। तो आप एक बात बताइए कि डी पी कितना दिया, आप बोलोगे एन यूनिट, और डी ए कितना दिया, तो आप बोलोगे एन से लेके एम तक, तो एम प्लस एन यूनिट, बराबर में क्या आ जाएगा, पी टी अपॉन ए बी। तो पी टी कितना होगा, आप बोलोगे एन यूनिट, और ए बी क्या होगा, एम प्लस एन यूनिट, तो ये होगा एम प्लस एन यूनिट। अगर आप गौर से देखोगे तो एम प्लस एन यूनिट की वैल्यू तो मुझे पता है, गिवन है, तो आप बोलोगे कितनी, तो आप बोलोगे ए, है कि नहीं, कितना, तो आप बोलोगे ए, तो आप बोलोगे ये तो ए गिवन है, तो बिल्कुल। तो एम प्लस एन यूनिट की वैल्यू ए गिवन है, तो एक यूनिट की कितनी होगी, तो आप बोलोगे ए अपॉन एम प्लस एन। इसी प्रकार मैं आपसे बोलूँ एन यूनिट की कितनी होगी, तो आप बोलोगे एन यूनिट की होगी एन अपॉन एम प्लस एन, और एन अपॉन एम प्लस एन, ये एन यूनिट की वैल्यू, और एन यूनिट थी कहाँ से कहाँ तक, तो आप बोलोगे पी से लेकर टी तक। तो पी टी की आपको वैल्यू मिल चुकी है, ये वैल्यू आप इस्तेमाल कर रखी है कि नहीं, ये वैल्यू आप क्या रखिए, इस्तेमाल कर रखी है। तो भाई साहब पी टी की वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार आपको इस वाले ट्राइंगल में वर्क करना, ट्राइंगल डी बी सी में, या आप बोल सकते हो बी सी डी में। तो अब मैं दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ ना, इन ट्राइंगल बी डी सी। अब देखिए, अगर आप गौर से देखोगे तो ये एन रेशो एम है, तो ये भी तो एन रेशो एम है, तो आप बोलोगे बिल्कुल एन रेशो एम है। अब पैरेलल तो टी क्यू भी है ए बी के, क्योंकि ये पूरी ही लाइन पी क्यू पैरेलल है ना ए बी के, तो टी क्यू भी ए बी के पैरेलल है। अब ये एन यूनिट एम है, तो ये भी तो एन यूनिट एम होगा, क्योंकि ट्राइंगल इसमें भी तो थेल्स थ्योरम लगेगी, क्योंकि टी क्यू और डी सी भी तो पैरेलल है ना। तो आप बोलोगे बिल्कुल, अगर टी से लेके क्यू तक और डी से लेके सी तक भी पैरेलल है, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल है, और टी क्यू पैरेलल है ए बी के, ए बी पैरेलल है डी सी के, तो टी क्यू जो होगी वो डी सी के ऑटोमेटिक पैरेलल होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, और टी क्यू पैरेलल इसके। या आप ऐसे बोलिए कि डी सी पी क्यू और ए बी, ये तीनों तो पैरेलल ही थी ना, तो टी क्यू ऑटोमेटिक किसके पैरेलल है, डी सी के, है कि नहीं, वाया डेफिनेशन ऑफ ट्रेपेजियम। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब एन रेशो एम है, तो ये भी तो एन रेशो एम होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताइए कि बी क्यू का बी सी के साथ रेशो क्या होगा, बी क्यू का बी सी के साथ,
बी क्यू का बीसी के साथ बी क्यू का बीसी के साथ रेशो क्या होगा? तो आप बोलोगे बी से लेके क्यू तक कितना, तो आप बोलोगे एम यूनिट, और बी से लेके सी तक कितना, एन रेशो एम, एन रेशो एम, तो ये भी तो एम रेशो एन था। तो आप बोलोगे बी क्यू तक एम यूनिट, तो बी सी तक होगा एम प्लस एन यूनिट। बी क्यू तक है एम यूनिट, तो बी प्लस सी तक है एम प्लस एन यूनिट। ये बात आपको समझ में आ गई? तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब जो रेशो बी क्यू का बी सी के साथ होगा, वही रेशो टी क्यू का डी सी के साथ होगा। आपको ये बात समझ में आ रही है? वही रेशो टी क्यू का डी सी के साथ होगा। आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई, टी क्यू का डी सी के साथ होगा। तो इसका मतलब टी क्यू एम यूनिट है, तो डी सी एम प्लस एन यूनिट। तो ये बात समझ में आ गई है कि नहीं? अब डीसी की वैल्यू तो गिवन है ना, कितना, बी, डीसी की वैल्यू तो बी गिवन है। तो आप एक बात बताइए, अगर ये यहां से लेके यहां तक ये टी क्यू एम यूनिट है और ये एम प्लस एन यूनिट है, तो एम प्लस एन यूनिट की वैल्यू तो आपको बी दी हुई है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो आप यहां से निकाल सकते हो कि एम प्लस एन यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, बी। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी अपॉन एम प्लस एन, है कि नहीं? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी अपॉन एम प्लस एन, एम, और यहाँ से मुझे एम यूनिट की वैल्यू निकालनी है, एम यूनिट की। तो एम यूनिट की कितनी होगी, तो आप बोलोगे एम यूनिट की वैल्यू होगी एम बी अपॉन एम प्लस एन, और ये एम यूनिट ही कितना था, तो आप बोलोगे टी क्यू। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा टी क्यू। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं पी क्यू तक। तो पी से लेके क्यू तक क्या था भैया, पी टी प्लस टी क्यू। देखो पी टी प्लस टी क्यू, और पी टी निकाल चुका हूं मैं, टी क्यू निकाल चुका हूं, तो मैं पी क्यू भी निकाल सकता हूं। तो आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हो भैया। तो पी से लेके पी क्यू कितना था भैया हमारा, पी क्यू, पी से लेके टी तक और टी से लेके क्यू तक, है कि नहीं? ये बात आपको समझ में आई? और मुझे पी क्यू निकालना, तो पी टी तो मैंने अभी निकाला था ना। पी टी कितना आया था मेरा, आप देखिए ऊपर। तो पी टी जो आया था मेरा, ये आया था एन ए अपॉन एम प्लस एन। आप बोलोगे बिल्कुल एन ए अपॉन एम प्लस एन, एन ए अपॉन एम प्लस एन। और टी क्यू कितना आया था, देखिए टी क्यू तो ये आया था एम बी अपॉन एम प्लस एन, एम बी अपॉन एम प्लस एन। एम प्लस एन आप एलसीएम ले लीजिए, तो आपके सामने आ जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एम बी अपॉन में एम प्लस एन। तो ये आपके सामने पी क्यू आ चुका है, और यही मैंने आपको सिखाया था। आप देख लीजिए ऊपर, देखिए अगर आपको ये साइड आपको ए दे रखी है, ये ए दे रखी है, ये साइड बी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक रेशो एन रेशो एम दे रखा है, तो एन की मल्टीप्लाई ए में, एम की मल्टीप्लाई बी में, और अपॉन में एम प्लस एन, ये होगी बी क्यू पी क्यू की लेंथ। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई, ये थ्योरम तो आपको समझ में आ गई, है कि नहीं? तो भैया इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि आपको कुछ चीज़ देगा और कुछ चीज़ आपको पूछेगा। तो यही तो चीज़ होती है ना क्वेश्चन में, कि कुछ चीज़ आपको दे देता है और कुछ चीज़ आपसे पूछ लेता है। तो मैं अब आपको छोटे से मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। कि ये आपके सामने एक ट्रेपेजियम था, तो आप बोलोगे बिल्कुल था ट्रेपेजियम। तो इस ट्रेपेजियम का नाम क्या था, ए बी सी डी। डी सी जो था ए बी के पैरेलल था। आपको ए बी दे रखी थी ए, डी सी दे रखी थी बी, और यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच रखी थी पी क्यू। तो आप बोलोगे बिल्कुल पी क्यू खींच रखी थी, और ये आपको एम यूनिट दे रखा, सपोज ये आपको एन यूनिट दे रखा, तो आप पी क्यू की लेंथ क्या बोलोगे, एम ए, है कि नहीं? ये एम एन कुछ भी दे दे, ये लैम्डा दे दे, अल्फा दे दे, कुछ भी दे दे, तो आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, तो एम ए प्लस एन बी अपॉन में एम प्लस एन। तो आप बोलोगे पी क्यू मेरे को समझ में आ चुका है। अब अगर इसी में एक छोटा सा केस बना दूं, मैं बोलूं पी और क्यू जो है ना, पी और क्यू क्या है, पी और क्यू क्या है जी, ये है मिड पॉइंट। इफ मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ पी एंड क्यू
आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BC रेस्पेक्टिवली। तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो M से N का रेशो कितना हो जाएगा 1:1। अगर ये जो है P मिड पॉइंट है तो जितना ये होगा इतना ये होगा, मतलब M एक यूनिट है तो N भी एक यूनिट है। तो इस वाले फॉर्मूले में आप M की जगह 1 यूनिट भर सकते हो, N की जगह 1 यूनिट। तो PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, तब PQ का मान आएगा M की जगह 1 A प्लस N की जगह 1 अपॉन M प्लस N की जगह 2। तो PQ की वैल्यू आ जाएगी। ये कब के लिए केस है, जब वैन P एंड Q क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हम थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, अगर आपके सामने ट्रेपेजियम है, हम ट्रेपेजियम के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे अभी। और ये आपके सामने दूसरा ट्रेपेजियम है, ये मतलब एक ट्रेपेजियम है, इसकी हम दूसरी साइड खींच रहे हैं, ये तीसरी साइड खींची, और ये देखो मैं इसके पैरेलल खींच रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने एक और साइड खींच दी। ठीक है जी, बिल्कुल। अब इस वर्टेक्स का नाम है A, इस वर्टेक्स का नाम है B, इस वर्टेक्स का नाम है C, और इस वर्टेक्स का नाम है D। और AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर कई सारी आपको क्या खींच रखी हैं, सपोज कई सारी आपको खींच रखी है पैरेलल लाइंस। कितनी भी लाइन खींच सकते हो आप पैरेलल बीच में। ये सब इस प्रकार खींची हैं जो एक दूसरे क्या है, ये पैरेलल है। तो आप बोलोगे बिल्कुल है क्या नहीं। तो यहाँ से मैंने बीच में से एक और लाइन खींच दी, ये क्या है, इसके पैरेलल है। तो ये अगर सभी लाइन पैरेलल हैं, एक और खींच देते हैं, बहुत सारी लाइन हमने पैरेलल खींच दी, और इनका नाम लिख देते हैं। अगर ये नाम हम लिख देते हैं R, ये S T U V, और हम इनका नाम लिख देते हैं L M N O P। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जो रेशो DR का RS के साथ होगा, ST के साथ होगा, TU के साथ होगा, UV के साथ होगा और VA के साथ होगा, वही रेशो सेम इन पार्ट्स के होंगे, CL का LM के साथ, MN के साथ, NO के साथ, OP के साथ, PB के साथ। तो ये बात मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि जो रेशो DR का है क्या नहीं ST के साथ होगा, वही रेशो CL का LM के साथ होगा। तो ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अगर मैं पूछूं आपसे कि जो रेशो DS का DT का, देखिए DT का TU के साथ होगा, आप बोलोगे DT का TU के साथ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही रेशो, तो आप बोलोगे T के सामने कौन है, N, तो CN का NO के साथ होगा। तो बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया कि इनके रेशो बराबर होते हैं। अब आपके मन में आ रही होगी कि ये बराबर क्यों है। तो देखिए, अगर मैंने पिछला जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ना, अगर आपने वो ध्यान से समझा है तो आप ये बात समझ गए होंगे कि ये बराबर क्यों होंगे। लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये बराबर हो क्यों रहे हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये मैंने आपके सामने क्या बना दिया, एक ट्राइंगल। और इस वर्टेक्स का नाम, इनके वर्टेक्स का नाम लिख दिया हमने सपोज A B C। और यहाँ पर मैंने दो पैरेलल लाइन खींची, एक पैरेलल लाइन ये खींच दी जो BC के पैरेलल है, और एक लाइन मैंने ये खींच दी, और एक लाइन मैंने ये खींच दी। तो आप बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने P Q R S T U। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि PSCB को देखिए, केवल किसको देखिए, क्वाड्रिलेटरल PSCB को। तो आप बोलोगे इसमें कुछ नया है ही नहीं, ये तो ट्रेपेजियम है, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है ना। मैं एक बार यहाँ पे बना देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो PS जो है पैरेलल है QT के, QT पैरेलल है RU के, और RU पैरेलल BC के। मतलब इन रियलिटी ये सारी एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं। PS QT RS SU ये सभी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। PS पैरेलल है QT के, और QT पैरेलल है RU के। RU पैरेलल है BC के।
तो ये सभी लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब ये तो ट्रेपेजियम है ना, तो आप बोलोगे बिल्कुल ये एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है। अब आप एक बात बताइए कि आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी थी अभी, कि जो एपी का रेशो पी क्यू के साथ होगा वही आर क्यू के साथ होगा, वही आर बी के, मतलब मैंने आपको बताया था अभी थेल्स थ्योरम में कि एपी का रेशो जो ए क्यू के साथ होगा वही ए एस का रेशो ए टी के साथ होगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल, जो ए पी का रेशो ए क्यू के साथ होगा वही ए एस का ए टी के साथ होगा। इसी प्रकार आप बोल सकते हो, अगर मैं यहाँ से लूँ कि जो ए आर का रेशो आर बी के साथ होगा वही ए यू का रेशो यू सी के साथ होगा। ये बात तो थेल्स थ्योरम में काफ़ी डीप में पढ़ ली। तो इसका मतलब ये रेशो देखिए, पी क्यू का, आर क्यू का और आर बी का जो रेशो होगा वही एस टी टी यू यू सी का होगा। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर ये 2 यूनिट है, सपोज ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है और ये सपोज 2 है, तो आप बोलोगे 2 3 1 2 में है मेरे इस तरफ साइड, तो ये भी तो 2 1 2 3 में होंगे ना, 2 3 1 2 में होंगे ना। तो अब आप देख सकते हो पी क्यू, क्यू आर और आर बी, इन सब के रेशो एस टी टी यू यू सी के रेशो के बराबर है। और यही चीज़ तो हम यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं अगर मैं इन सबको आगे बढ़ा दूँ, ऊपर की तरफ बढ़ा दूँ, तो ये सारे रेशो बराबर आ जाएंगे। तो आप बोलोगे बिल्कुल, और याद रखना ये सभी लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल है ना, ये सभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये बात आपको समझनी है। तो हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ चुकी है। तो ये रेशो किस प्रकार करे, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप अब क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन छोटी सी एक बात और हम कर लेते हैं पहले, एरिया से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? एरिया से रिलेटेड। तो देखिए ट्रेपेजियम क्या मिट गया। अब हम समझते हैं कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है। जैसे सपोज ये आपके सामने ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम बना दिया मैंने आपके सामने, और इस पॉइंट का नाम ए रखते हैं, इस पॉइंट का नाम बी रखते हैं, इस पॉइंट का नाम सी रखते हैं और इस पॉइंट का नाम हम डी रखते हैं। और ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? डी सी के। तो आप बोलोगे बिल्कुल। और बीच की आपको हाइट दे रखी है सपोज एच, इनके बीच की हाइट दे रखी है आपको एच। ये मैंने आपके सामने क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर। तो मैंने आपके सामने क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर डाल दिया सपोज। तो आप बोलोगे ये तो समझ में आ गया। अब मैं इस पॉइंट का नाम लिख देता हूँ कुछ। तो सपोज मैंने इस पॉइंट का नाम लिख दिया डी पी, और ये आपको हाइट कितनी दी है? सपोज एच। और ए भी जो है आपको ये दे रखी है ए भी आपको कितनी दे रखी है? ए। और इसी प्रकार आपको डी सी दे रखी है सपोज बी। तो ये कितनी दे रखी है? बी। तो अब आपसे एरिया पूछेगा, तो आपको एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला होता क्या है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर होता है 1/2 है कि नहीं, पैरेलल लाइंस का सम, मतलब ए बी प्लस डी सी का सम और बीच की क्या? हाइट। तो ये फॉर्मूला होता है किसका? ट्रेपेजियम का। तो 1/2 ए बी है ए, डी सी है बी और बीच की हाइट है एच। तो ये फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम के एरिया का। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 पैरेलल लाइंस का सम। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना सम ऑफ पैरेलल लाइन, ऐसा ही फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम में कि ट्रेपेजियम का एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 पैरेलल लाइंस का सम मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो ये आपको याद करना है। तो ये होता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ, है कि नहीं? हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न दे रखा है, ये दे रखा है एबीसी ट्रेपेजियम है जहां ए बी डी सी के समांतर है। ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, सी डी 7 सेंटीमीटर है, डी ए 2 सेंटीमीटर है। तो ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? तो देखिए हम आपके सामने ट्रेपेजियम बना देते हैं पहले।
ये हमने एक ट्रेपेजियम बना दिया है। अब वर्टेक्स को लेते वक्त आपको क्या करना है ना, वर्टेक्स को लेते वक्त आपको दिमाग में रखना है कि बड़ी कौन सी साइड दी है, छोटी कौन सी साइड दी है। तो आप देखोगे सी डी, यहाँ पर देखिए ए बी और डी सी समांतर है, मतलब या तो ये ए बी होगी, ये डी सी होगी, या ये सी डी होगी, या ए बी होगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब इसी प्रकार मैं बोल रहा हूँ ए बी 4 है और सी डी 7 है, तो मतलब सी डी ये होगी। तो बोलोगे आप बिल्कुल। तो ये वाली जो आपकी साइड होगी ए बी, है कि नहीं, ये वाली साइड होगी ए बी और ये होगी सी डी। तो ये बात आपको समझ में आई। ए बी कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे ए बी है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, और सी डी कितना है, तो आप बोलोगे 7 सेंटीमीटर। और आपको ए बी दी है 4 और बी सी कितना दी है, 3 सेंटीमीटर। ये दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, और डी ए दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो ये आपको दी है 2 सेंटीमीटर। अब आपको ट्रेपेजियम का निकालना है एरिया। अब मैं जो आपको मेथड बता रहा हूँ, आपको 1 बाई 1 इसी प्रकार एक एक स्टेप आपको इसी प्रकार फॉलो करना जिस प्रकार मैं करता हूँ। देखिए आपको बीच की हाइट नहीं दे रखी। अब हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पैरेलल लाइंस का सम, मतलब आप बोल सकते हो 1/2 और 7 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 7 4 11, और इंटू में हाइट, तो हमारे पास हाइट नहीं है। तो अब हम सारा जो खेल करेंगे वो हाइट को निकालने के लिए करेंगे। ट्रेपेजियम में क्या होता है ना, आपको पैरेलल लाइंस दे देगा लेकिन हाइट नहीं देगा, तो हमको हाइट निकालनी है। अब हाइट कैसे निकाल सकते हैं, इस बात को समझिए। देखिए मैं यहाँ से क्या ले लेता हूँ, पॉइंट बी से एक ऐसी लाइन खींचता हूँ जो ए डी के पैरेलल है, जिसके पैरेलल है, ए डी के पैरेलल है। तो ये लाइन मैंने खींच ली ए डी के पैरेलल। सपोज ये हो जाएगा ई पॉइंट हो जाएगा, ये सपोज ये क्या पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। तो आप बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर होगा। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि देखिए ए बी जो है ना वो डी के पैरेलल है, और ए डी जो है वो बी के पैरेलल है, क्योंकि मैंने लिया है, मैंने बोला है कि भैया मैं एक ऐसी लाइन खींच रहा हूँ जो ए डी के पैरेलल है। आपको ट्रेपेजियम के एरिया के जब सवाल आएंगे हाइट निकालने के लिए हर बार यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल। ये जो है डी के पैरेलल है ए बी, ये बात। अगर ये आमने सामने की साइड्स पैरेलल हैं तो ये क्या बन चुका है, तो जो ट्राइंगल है ए बी ई डी, तो ये ट्राइंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल, तो ये बन चुका है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब समझते हो, समांतर चतुर्भुज। इसमें आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। तो ये 2 है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, और अगर ये 4 है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। अब डी से लेके ई तक तो 4 है, और डी से लेके सी तक 7 है, तो ई से लेके सी तक कितना होगा, तो आप बोलोगे 3 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आई। तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा है, हमारा मुद्दा है हाइट निकालना। अब हाइट के बारे में आप जानते हो कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में जो हाइट होती हैं वो सेम होती हैं, है कि नहीं। आप 2 पैरेलल लाइंस खींच लोगे उनके बीच की हाइट सेम होती है, ये हम पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल डिस्कस किया है। तो अब मैं यहाँ से क्या खींच देता हूँ, परपेंडिकुलर खींच देता हूँ, मुझे इसकी ही तो वैल्यू चाहिए। तो आप बोलोगे बिल्कुल इसी चीज़ की हमें वैल्यू चाहिए, और यही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया पूछूं आपसे बी ई सी का, तो आप बोलोगे क्या होता है, तो ट्राइंगल ट्राइंगल बी बी ई सी का जो एरिया होगा वो होगा 1/2, परपेंडिकुलर कितना पता नहीं जी, पता नहीं, और बेस कितना, मैं इसको परपेंडिकुलर को पी बोल दे रहा हूँ, और बेस कितना जी 3। तो ये एरिया होगा। अब मुद्दा ये है कि पी का मान निकाला कैसे जाए, क्योंकि सारी कथा तो हम पी के लिए कर रहे हैं ना। अगर पी का मान आ जाए तो हम ट्रेपेजियम का एरिया इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ट्राइंगल बी ई सी में आपको बी की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर दी है, ई सी की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर दी है, और बी सी की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर दी है। तो इसका मतलब आपको तीनों साइड्स दे रखी हैं, तो आप एरिया तो इजीली निकाल सकते हो। और मैं यहाँ से एरिया के बराबर, क्योंकि ये एरिया है ना, तो यहाँ से एरिया के बराबर कर दूंगा और वहाँ से पी का मान निकाल लूंगा।
तो आप बोलोगे एरिया कैसे निकालेंगे? अगर आपको तीनों साइड दिए तो आप हीरोन फॉर्मूले से एरिया निकाल सकते हैं, हीरोन फॉर्मूले से। हालांकि हीरोन फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन हम इसका एरिया एक दूसरी मेथड से निकालेंगे, वो भी आपको समझाऊंगा मैं। तो हीरोन फॉर्मूला क्या होता है कि नहीं? हीरोन फॉर्मूला, तो देखिए अगर आपके पास कोई ट्राइंगल दे रखा है ना, ये आपके पास क्या दे रखा है? ट्राइंगल। ये वर्टेक्स आपको ए दिया है, ये वर्टेक्स आपको बी दिया है, और ये वर्टेक्स आपको सी दिया है। समझ में आ गई ये बात आपको? बिल्कुल। अब आपको ए के सामने की जैसे साइड दे रखी है स्मॉल ए, और बी के सामने की साइड दे रखी है स्मॉल बी, और सी के सामने की साइड दे रखी है स्मॉल सी। तो आप बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको ए बी सी साइड दे रखी है, क्योंकि जब आपको तीनों साइड दी हुई है तभी तो आप एरिया निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा अंडर रूट सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस बी, और सेमी पेरीमीटर माइनस सी। और एस क्या है आपका? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर, इसको बोलते हैं हिंदी में अर्ध परिमाप। और ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ये हो जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर। तो ये बात आपको समझ में आई? तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है कि तीनों साइड्स का सम करो, लेंथ का सम करो, और उसको डिवाइड कर दो 2 से। और अगर आप पेरीमीटर की बात करोगे तो पेरीमीटर क्या होता है? तो आप बोलोगे पेरीमीटर बराबर होता है तीनों साइड्स का सम। बिल्कुल सिंपल है ना, कि पेरीमीटर मतलब होता है तीनों साइड्स का सम, और सेमी पेरीमीटर माना होता है तीनों साइड्स के सम का आधा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हालांकि आप इस मेथड से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो इजीली, परंतु हमें दिख रहा है कि ये ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस है। कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। और कल हमने पढ़ा था काफ़ी डिटेल में इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आप बोलोगे बिल्कुल पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में, कि आप क्वेश्चन को छोटे से छोटे तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हो। आप इस मेथड से भी जा सकते हो एरिया निकालने, आप इस मेथड से भी जा सकते हो। और ये मेथड मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर ये मेथड आपको आ गई ना करनी, तो इसका मतलब एरिया निकालने के आपके पास हथियार सेट हो जाएंगे। और जो आपको एरिया निकालने के सारे हथियार आते होंगे कि भाई ये हथियार मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, ये हथियार मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, तो ये तभी कर सकते हो ना जब आपके पास वो हथियार हों। अगर आपके पास वो हथियार ही नहीं है तो आप एरिया निकालोगे कैसे? तो एरिया निकालने के जितने भी हथकंडे होते हैं मैं वो सभी आपको सिखा रहा हूँ बारीकी के साथ। तो मैंने आपके सामने क्या बना लिया? एक ट्राइंगल बना लिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस समझते हो ना? समद्वि बाहु, जिसमें दो भुजा बराबर हो, है कि नहीं? समद्वि बाहु। देखिए ये आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी सी। इसकी साइड आपको 3 दे रखी है, ये 3 दे रखी है सपोज, और ये दे रखी है 2। यही तो साइड दे रखी थी, मैंने कोई सी भी साइड कहीं भी ले ली, क्योंकि एरिया चाहे आप ऐसे निकालो चाहे आप इधर से निकालो, साइड सेम है तो एरिया तो सेम ही आना। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो कल हमने क्या सीखा था कि अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डालते हो, तो ना केवल वो परपेंडिकुलर होता है बल्कि वो मीडियन होता है, वो एंगल बाइसेक्टर होता है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं उसके साथ। तो ये जो परपेंडिकुलर डाला है ना, ये मीडियन भी होगा। अगर ये मीडियन है तो ये पूरा 2 है, तो ये 1 होगा और ये 1 होगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल ये 1-1 होंगे। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं ये साइड निकालिए, तो आप बोलोगे कि इसमें क्या लगा लेते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, ये वाली साइड आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल पाइथागोरस लगा सकते हो आप। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाइथागोरस जब आप लगाओगे तो आप क्या बोलोगे कि हमें ये निकालना है एडी। तो कल हमने बात समझी थी कि एडी का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1 और 8। तो एडी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8, और ये होता है 2√2। तो एडी की वैल्यू कितनी आ गई? 2√2, है कि नहीं? अगर आप गौर से देखोगे तो आपके पास आधार भी है, हाइट भी है, तो आप इजीली से आइसोसेलेस का क्या निकालोगे? एरिया। तो एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि बेस 2 है, और हाइट कितनी है? तो आप बोलोगे 2√2, और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया? 2√2। तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। और या आप ऐसे ही बोल सकते हो 2√2 की मल्टीप्लाई सीधा जो है आप इस वाली साइड में कर दे करो, ये बीडी में, तो आपको 1/2 लगाने की जरूरत नहीं है।
आप हमेशा क्या करोगे, इस हाइट की मल्टीप्लाई इस बी डी में कर दे करो या इस डी सी में कर दे करो, तो डायरेक्ट आ जा करेगा, है कि नहीं आपके पास एरिया। तो ये आपके सामने एरिया आ गया, तो आप बोलोगे बिल्कुल एरिया हमारे सामने आ चुका है। तो अब हम चलते हैं पीछे की तरफ। ओहो, देखिए अब हम आ गए यहाँ पर त्रिभुज बी ई सी का जो एरिया है 1/2 पी मल्टीप्लाई बाई 3 आया, और हमने पीछे निकाल लिया वो कितना आया था 2√2। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे 1/2 पी मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर 2√2, है कि नहीं। क्या आया था 1/2, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, या वहीं पे स्थान बना लेते हैं कहीं, क्योंकि बार बार स्क्रॉल करना टफ पड़ जाएगा। तो देखिए मैं पीपीटी बिगाड़ना नहीं चाह रहा, है कि नहीं। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे पी बराबर आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो बोलोगे आप 2 दूनी 4√2 अपॉन में आ जाएगा 3। तो भाई पी की वैल्यू तो आपके सामने आ गई, और अब आप पी की वैल्यू भी निकाल चुके हो, है कि नहीं। अब आप पी की वैल्यू भी निकाल चुके हो। पी की वैल्यू कितनी आई है 4√2 अपॉन 3। आपके पास हाइट भी है, आपके पास पैरेलल लाइंस भी हैं, तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो, एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हो। तो निकाल लिया आप ट्रेपेजियम का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो 1/2। अब पैरेलल साइड्स का सम कर लेना है ना आपको, पैरेलल साइड देख लो आप क्या क्या है। तो आप बोलोगे डीसी की लंबाई है 7, तो बोलिए डीसी क्या है, डी से लेके सी तक है 7, और ए से लेके बी तक है 4, तो 7 4 11, तो है कि नहीं। तो 7 4 11 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 7 + 4, और हाइट क्या है, हाइट अभी हमने निकाली थी, तो चलिए ऊपर को। तो पी की वैल्यू कितनी दिख रही है 4√2/3, ये रही 4√2/3, तो 4√2/3, 4√2/3 याद कर लो इसको। यहाँ तक पहुँच जाएंगे जब तक हमें चाहिए ये 4√2/3। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, 7 4 11, भाई 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2, √2/3, तो क्या आ गया 11 दूनी 22, √2/3। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखी है आपको। तो आपको ट्रेपेजियम का एरिया समझ में आया कैसे निकाला, तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 22√2/3। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए आपको कितने डिटेल में सोल्व किया है नहीं, बिल्कुल डिटेल में आपको सोल्व करके दिया है ये, कि इसमें जितने भी हथकंडे यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे हमने लगा लिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया भाई। तो देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको, ये हमारा ट्रेपेजियम से रिलेटेड है नहीं हालांकि, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ यहीं, है कि नहीं। ये भी सीडीएस का क्वेश्चन है, और ये क्या है ना, सिंपल जो हमने बीच में कहीं बात यूज करी थी एक, उसका प्रश्न है। तो आप बोलोगे बिल्कुल अगर उसका प्रश्न है तो हम कर सकते हैं। तो देखिए ये आपके सामने ट्रेपेजियम दे रखा है ए ई डी सी। ट्रेपेजियम मतलब कि ई डी जो है पैरेलल है ए सी के। तो आप देखिए ए सी के पैरेलल है ई डी, तो आप बोलोगे बिल्कुल ए सी के पैरेलल है बी डी ई डी। और ए बी बराबर दिया डी के, ये बराबर दिया 5 सेंटीमीटर के, तो ए बी और ए डी बराबर दिए 5 सेंटीमीटर, और बी सी दिया 7 सेंटीमीटर। आप बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसमें एक लूप होल मिल गया कि जितने भी स्ट्रक्चर है ना, ए बी ई, या आप बोलो बी ई डी, या आप बोलो बी डी सी, या आप बोलो इवन ट्रिपेजियम ए ई डी सी, इन सब की हाइट सेम होगी। आप बोलोगे हाइट सेम कैसे होगी भैया, क्योंकि दो लाइन जो है ना ईडी और एसी ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल, और पैरेलल का मतलब होता है दो समांतर, और समांतर भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो हमेशा बराबर होती है। तो आप बोलोगे ये बात तो समझ में आ गई जी, कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं, ये परपेंडिकुलर डालूं, तो जितना ये परपेंडिकुलर होगा उतना ही यहाँ से अगर मैं बी से परपेंडिकुलर खींचूं उतना ही ये होगा, दोनों दूरी बराबर होंगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल बराबर होंगी। अगर मैं यहाँ डी से खींचूं परपेंडिकुलर, तो आप बोलोगे ये भी उतना ही होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो ये भी उतना ही होगा।
तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये किस प्रकार हमने बात की, क्योंकि दो जो पैरेलल लाइन होती है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है कि नहीं। पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, याद से उसको ज्वाइन कर लो, बहुत बेहतरीन सीरीज होने वाली है, ये कहीं मिलेगी नहीं आपको, है कि नहीं। तो दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस और कैसी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस always remains constant। तो ये बात आपको समझनी है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इट मीन कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, हमेशा नियत रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो आपने बोला बिल्कुल। अब आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन है आपके सामने, है कि क्षेत्रफल ए बी डी ई, तो ए बी डी ई का रेशो किसके साथ, क्षेत्रफल बी डी ई, बी कहाँ है, बी बी डी ई, इसके साथ निकालना, और क्षेत्रफल बी सी डी के किसके बराबर होगा। तो अगर आप देख रहे हो भाई, ई डी जो है ए बी के पैरेलल है ना, तो ये एक ट्रेपेजियम ही तो हुआ। आप बोलोगे बिल्कुल ये एक ट्रेपेजियम हुआ। अगर ये एक ट्रेपेजियम है, आप बोलो कैसे, देखिए ए बी पैरेलल है ई डी के। आपको मैंने हालांकि पैरेललोग्राम के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा दिया है, आपको 2-3 लेक्चर आपको स्क्रॉल करने पड़ेंगे और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है कि नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम बोल रहा हूँ। आप बोलोगे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ट्रेपेजियम की आप बोलिए डेफिनेशन क्या है। तो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन है कि जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो और बाकी दो साइड्स कुछ भी हो, हमें उनसे कोई लेने देना नहीं है। तो आप बोलोगे बिल्कुल ए बी जो है ईडी के पैरेलल है, तो ये एक ट्रेपेजियम हो गया। तो मैं अगर आपसे इसका एरिया पूछूं तो आप बोलोगे 1/2, है कि नहीं। सम कर लो भैया, 5 और 5 10, पैरेलल साइड्स का सम। और हाइट क्या है भैया, हाइट तो एच मान लो, एच से बोलोगे ये भी एच होगी, ये भी एच होगी, ये भी एच होगी। तो आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल हो गया, रेशो ले लो। अब कह रहा क्षेत्र, देखो ए बी डी का ले लिया मैंने, अब कह रहा क्षेत्रफल बी डी, तो बी डी ई, ये तो बहुत सिंपल है भैया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये भी बात सही होगी, 1/2 बेस क्या है आपका 5 और हाइट है एच। अब यहाँ पर देख लो डी बी सी, तो आपके पास डी बी सी है ना, बिल्कुल बी सी डी, तो आपके पास क्या है भैया, ये दे रखी है 7, 1/2 बेस है 7 और हाइट अब भी एच है। तो आप देखोगे रेशो में एच 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 कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 1/2 कैंसिल आउट, तो बचा क्या, 10 बचा, फिर 5 बचा और फिर 7 बचा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 5 7। तो आप बोलोगे ये तो बिल्कुल मैजिकल हो गया, है कि नहीं। तो मैंने जो है ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम बोल दिया, क्योंकि अगर हम अगली क्लास में पैरेललोग्राम पढ़ते हैं, अगर आप भविष्य में, मैंने हालांकि पैरेललोग्राम के बारे में बता दिया लेकिन सारी मैंने प्रॉपर्टी नहीं बताई। तो अगर हम पैरेललोग्राम अगली क्लास में पढ़ते हैं तो उस टाइम पर हम इसको पैरेललोग्राम से कर लेंगे, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है मैं उसके बारे में बता देता हूँ, नए बच्चे जो है नॉलेज जज करने लग जाएंगे। पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना, वो होता है बेस इंटू हाइट। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, हम पूरी बात पढ़ेंगे। अगर हमने पढ़ा तो आप देख ही सकते हो, ट्रेपेजियम अगर हमने पढ़ा तो ढंग से ही पढ़ लिया। हालांकि इसमें अभी डायगोनल के कॉन्सेप्ट रह रहे हैं, लेकिन डायगोनल पर आज तक मैंने देखा ही नहीं है प्रश्न सीडीएस में, सीडीएस में क्वेश्चन ही नहीं आया। तो हमने कि पहले हम पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड। तो आपको 92 क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब हम चल रहे हैं, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि आपके पास 84 कि ये भी एरिया से रिलेटेड, और ये शायद सन 2022 के सेकंड पेपर का या फर्स्ट पेपर का है। तो इसको करते हैं हम। तो ये आपके सामने एक ट्रेपेजियम है, तो अब क्या कह रहा है कि इसमें दो समांतर भुजा 29 और 21 सेंटीमीटर की हैं। तो वर्टेक्स का नाम तो हम अपनी तरफ से रखेंगे, क्योंकि ट्रेपेजियम का नाम इसने तो कुछ बोला नहीं है। ए बी सी डी, ए से लेके बी तक कितनी दी है दूरी, 29 सेंटीमीटर, और डी से लेके सी तक कितनी दी है, तो आप बोलोगे 21 सेंटीमीटर। और असमांतर भुजा बराबर है भाई, वाह। तो अब इसमें क्या करा कि ये वाली जो भुजा है ना, वो इस वाली भुजा के बराबर बोल दी है, और कितनी दे रखी है, और प्रत्येक की लंबाई 8.5 सेंटीमीटर है। देखिए मैं जो है ना ज़्यादा यूज इंग्लिश का कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन लिखे हुए हैं हिंदी में। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल करा रहा हूँ। आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम से बाहर आना होगा,
और अगर मैंने यहाँ पे असमांतर भुजा बोली है तो मैंने इसको नॉन पैरेलल भी पीछे बोल दिया है और लिख भी दिया है, तो ये बात आपको समझनी होगी। प्रत्येक भुजा जो है वो कितनी है 8.5 जो असमांतर है, तो ये भी 8.5 है, 8.5 सेंटीमीटर 8.5 और ये भी 8.5 है। तो आप बोलोगे समझ में आ गया, तो 8.5 और 8.5। अब हमें करना क्या, समलंब का एरिया निकालना है, ट्रेपेजियम का एरिया। समलंब को ट्रेपेजियम बोलते हैं। अब आप एक बात बताइए कि आपको हाइट ही तो चाहिए, तो आपको हाइट ही तो चाहिए, तो आप बोलोगे बिल्कुल कि आपको हाइट चाहिए। तो अब हमें हाइट का अरेंजमेंट करना होगा। अब आप फोकस कीजिए, हाइट का अरेंजमेंट होगा तो होगा कैसे, तो जैसे हमने पीछे किया था सेम, हर बार वही लगना है भैया। और सीडीएस के बीवाई क्यों है, और बेहतरीन क्वेश्चन है ये वे क्वेश्चन है जो आपके नंबरों को बढ़ाते नहीं है। ये वही बच्चा करता है जो मेहनत करके जाता है घर से, है कि नहीं। नंबर बढ़ाने वाले जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं चिंटू मिंटू वाले, वो तो बहुत बहुत पीछे रह गए, उनसे तो हम बहुत आगे चल रहे हैं। आप अपनी पीवाईक्यू सीरीज देख सकते हो जो हमने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप उसको देखो जाकर, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, कॉन्सेप्ट का लेवल क्या है, किस प्रकार की क्लैरिटी दी जा रही है, तब आपको समझ में आएगा कि कंटेंट क्या है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं क्या खींच रहा हूँ, एक पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ जो एडी के क्या है, पैरेलल है, एडी के पैरेलल है, ठीक है जी। और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं, सपोज एम रख दिया, चलो एम नाराज रहता है कि इसका नाम नहीं रखते, तो एम रख दिया। और ये जो है ना एम सी, ये पैरेलल है किसके, एडी के, क्योंकि मैंने खींचा ही है, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज बन गया, है कि नहीं। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब ये क्या बन गया, थोड़ी देर पानी पिया था, है कि नहीं, इसलिए रोक लिया कि एडी जो है वो एमसी के क्या है, पैरेलल है। अगर ये 8.5 है तो ये भी 8.5 होगी, तो आप बोलोगे बिल्कुल 8.5 होगी भैया, है कि नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो भैया बराबर होती है। तो आप बोलोगे लो, तो इसकी वैल्यू भी हम 8.5 लिख देते हैं, 8.5 सेंटीमीटर। अब ये 21 है तो ये भी 21 होगी, तो बिल्कुल 21 होगी, है कि नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इतनी बात तो हमने कवर कर ली थी पिछली क्लास में, है कि नहीं। अब पिछली क्लास कौन सी क्लास, तो 3-4 क्लास करी है, पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ाया था, लेकिन कवर कर लिया था, ये बात पक्की है। 21 सेंटीमीटर पढ़ाकर भूल गए, पूरी 29 है, यहाँ से यहाँ तक 21 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, तो आप बोलोगे 8, तो ये होगी 8, तो ये है आपकी 8, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं ये थोड़ा सा नीचे से बनाता हूँ इसको, और ये चीज़ अब आपका काम है कि ये समझना, है कि नहीं, सारी चीज़ क्लियर आपको समझ में आ रही होगी कि 8 होगी। 8 क्यों होगी भैया, 29 में से 21 गए 8 सेंटीमीटर, 29 में से 21 गए 8 सेंटीमीटर, पढ़ी है ना पहली क्लास में, बिल्कुल पढ़ी है। अब आप देख रहे हो आपके पास एक ट्राइंगल है एम बी सी, क्या है, एम बी सी। अगर ये जो ट्राइंगल है ना, अगर आप गौर से देखोगे तो आप देखोगे ये भी आइसोसेलेस है, समद्वि बाहु है, तो बिल्कुल समद्वि बाहु है। अगर ये समद्वि बाहु है तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब आपको पता ही है, तो अभी मैंने बताया था, हम यहाँ से डालेंगे परपेंडिकुलर। तो आप बोलोगे ये परपेंडिकुलर जो आप डाल रहे हो, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाल रहे हो, ये ही मीडियन होगी, है कि नहीं, यही क्या होगी, मीडियन होगी, और यही आपकी परपेंडिकुलर होगी, यही आपकी एंगल बाइसेक्टर होगी, यही आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। तो ये बात आपको समझ में आ रही है क्यों होगी ये, क्योंकि पिछली क्लास में हमने इसको अच्छे समझा था, कॉन्ग्रुएंसी से सिद्ध किया था इक्विलेटरल ट्राइंगल में। अब जो केस इक्विलेटरल के साथ होता वही तो आइसोसेलेस के साथ होगा, बस ये है कि इधर से वो केस जो है बनेगा नहीं, केवल इधर से ही बनेगा, क्योंकि पूरा इक्विलेटरल तो ये भी नहीं है। देखिए अब ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, तो अब ये मीडियन है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर होगी, तो आप बोलोगे बिल्कुल ये 4 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लेंथ क्या होगी, तो आप बोलोगे, इसका अगर मैं नाम रख दूं, इस पॉइंट का नाम अगर मैं सी एल रख दूं, तो आप बोलोगे सी एल की लेंथ क्या होगी। तो आप बोलोगे कि पाइथागोरस लगा लेते हैं। भैया पाइथागोरस तो लगाना बड़ा टफ है, 8.5 का वर्क करो, फिर माइनस में 4 का वर्क करो, फिर उसको अंडर रूट से बाहर निकालो, और अंडर रूट का तो यहाँ पर नामो निशान भी नहीं है। और अगर अंडर रूट का नामो निशान नहीं है तो ये सब इंटीजर्स की मल्टीप्लाई है, या आप बोल सकते हो डेसिमल्स की मल्टीप्लाई है। ये बात तो कन्फर्म है कि अंडर रूट तो आया नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था ना ट्रिपलेट, 8.5 4, 8.5 4, तो ट्रिपलेट लगा दो भाई आप, दोनों भुजाओं का क्या ले लो, रेशो, 8.5 का और 4 का क्या ले लो, रेशो। तो अगर मैं यहाँ से 85 निकालूँ तो यहाँ 40 बन जाएगा,
और 5 से अगर मैं काटता हूँ तो ये 8 बार कटा और ये 17 पंजा 85 17 बार, तो 8 17 15 आपने बोला, बिल्कुल मजा आ गया। तो 17 पंजे 85 मतलब 0.5 गुना, तो ये भी तो 0.5 गुना होगा। आप बोलोगे बिल्कुल 0.5 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 7.5, तो मतलब 0.5 गुना करो, 15 पंजे 75, तो बिल्कुल, तो 7.5 आ गई मेरी वैल्यू किसकी, सीएल की। तो सीएल की वैल्यू आ गई 7.5। तो आप बोलोगे ये तो बहुत बढ़िया बात है भैया कि सीएल की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 7.5। अब तुम्हें क्या करना, अब एरिया का फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि हाइट भी अवेलेबल है और आपके सामने पैरेलल लाइंस की जो साइड है वो तो गिवन थी। तो एरिया जो होगा 1/2 पैरेलल साइड्स का सम, तो एक 29 है और एक 21 है। दिखा देता हूँ, भूल गए होगे, है नहीं, मेरे तो याद है। ए से लेके बी तक 29 है और डी से लेके सी तक है 21, और सी से लेके एल तक क्या है 7.5। 7.5 अब बराबर है 1/2, तो 9 और 1 10, 2 2 4 1 5, तो आपका हो जाएगा ये 50, तो 7.5। ठीक है जी। आप बोलोगे बिल्कुल, ये बात हमको समझ में आ चुकी है। अब मैं 2 से काटता हूँ तो 25 बार कट जाएगा, और 7.5 आप मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हो। देखिए दशमलव के बाद एक डिजिट है, तो मतलब एक डिजिट होगा दशमलव के बाद, तो या तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा, मतलब सी तो नहीं होगा, डी तो नहीं होगा। मल्टीप्लाई करना है, हालांकि हार्ड नहीं है कि नहीं। आप अप्रोक्सीमेट भी लगा सकते हो भाई, 25 सत्ते कितना होता है, लगभग 175। 175, तो भाई देखो ये 227 तो बहुत ज़्यादा है 175 से, तो फिर ये ऑप्शन ये हो जाएगा। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। नहीं, आप बोलोगे मल्टीप्लाई नहीं आती है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 का आपको टेबल आता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं आता है, तो उसको याद कर लो। 25 पंजे होता है भैया 125, हिंदी में याद करना टेबल, हिंदी में अच्छे याद होते हैं। तो भाई 12 चला गया हासिल का, ऐसा समझे। दशमलव को अभी गोली मारो, दशमलव के बाद में विचार करेंगे। तो 25 सत्ते होता है 175, 175 12 होता है 187, 187, और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया 187.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख लो भैया 187.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है 84वें क्वेश्चन का आंसर। तो समझ में आ गया आपको, है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल सिंपल शब्दों में मैंने तोड़ दिया है इसको, और आप इसको मैक्सिमम 1 मिनट में कर सकते हो, 1 मिनट में, क्योंकि आपको करना क्या, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाना है, ये भाई ये 29 + 21 दिया ही है, हाइट निकालनी है। हाइट निकालने का फंडा सीधा 8.5 4, और इसमें ट्रिपलेट लगाया तो 7.5, तो हाइट आ गई 7.5। तो बिल्कुल, है कि नहीं। मेरा काम तो तोड़ के पढ़ाने का, तो तोड़ तोड़ के पढ़ाना पड़ेगा। देखिए अब मैं इस कॉन्सेप्ट से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होने वाला है ये, इसको गौर से समझना। ये होगा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। किससे भैया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, ये भाग गया ये तो। देखते हैं भाई, रेड ऊपर भी नहीं हो रहा, चलो दोबारा लिख लेते हैं। साइक्लिक, या ऊपर चला गया ये, नहीं ऊपर नहीं गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है, इसको नीचे लिखना पड़ेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज किसे बोलते हैं, तो ये बहुत सिंपल है कि नहीं। आप बोलोगे सिंपल कैसे है, हमने तो नाम ही पहली बार सुना है। तो टेंशन मत लो, ये अभी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। मैं इसकी 2-3 प्रॉपर्टी हैं वो अभी बता देता हूँ आपको। तो आप बोलोगे बताओ जी। तो देखिए अगर हम एक सर्कल ले लें, ये वाला सर्कल ले लेते हैं। ये मैंने आपके सामने क्या ले लिया, एक सर्कल, और इस सर्कल को क्या कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि बड़े सर्कल में तो समझ में आएगा ना कि मुद्दा क्या है। तो ये मैंने आपके सामने क्या कर लिया, बड़ा सर्कल कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके भीतर में एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा, कैसे भी क्वाड्रिलेटरल बना लो आप बोलो कैसा, कैसा ही भी। तो मैंने ये रंग दूसरा ले लेते हैं जो इसमें विजिबल हो। मैंने इसके भीतर क्वाड्रिलेटरल बनाया, कैसा ही भी क्वाड्रिलेटरल बना लो आप, कैसा ही भी, जैसा आपका मन करे, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बना सकते हो। तो आप बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये मैंने इसके भीतर क्या बना लिया, क्वाड्रिलेटरल। और ये जो मेरे पास पॉइंट है इनके नाम रख लेता हूँ मैं। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट है डी। तो आप बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ए बी, ये बी सी, ये सी डी, और ये क्या है, डी ए। अब आप एक बात बताइए, एक ये क्वाड्रिलेटरल कैसा बनाया मैंने? मैंने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया है जिसमें चारों वर्टेक्स हमारे सर्कल पर हैं। सर्कल पर पॉइंट ए भी सरकमफ्रेंस पर है, पॉइंट बी भी सरकमफ्रेंस पर है, पॉइंट सी भी सरकमफ्रेंस पर है, पॉइंट डी भी सरकमफ्रेंस पर है। तो ये होता है चक्रीय चतुर्भुज। बिल्कुल सिंपल कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष सर्कल पर हो, जिसके चारों शीर्ष सर्कल पर हो। तो है कि नहीं? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों शीर्ष सर्कल पर हो। देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, आ क्वाड्रिलेटरल which vertex, देखिए which vertexes lie on the circle is called cyclic quadrilateral। देखिए मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, क्लास जो है ये मैथ की है, तो इंग्लिश को थोड़ा सा एडजस्ट करना। आ क्वाड्रिलेटरल विच वर्टेक्सेस लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो चक्रीय चतुर्भुज, है कि नहीं? तो ये बात आपको समझ में आ गई? तो आ क्वाड्रिलेटरल विच वर्टेक्सेस लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आपको ये बात समझनी है, आपको ये बात समझनी है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स किस पर हो, सर्कल पर हो, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। बिल्कुल ये बात तो हम समझ गए। अब नया बताइए कुछ, कि पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल में जो सभी कोण होते हैं ना, सभी एंगल, इनका सम कितना होता है, 360। कैसे भी क्वाड्रिलेटरल हो, ये बात तो आप जानते हो। तो बिल्कुल, अब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, आप पिछली कक्षा देख सकते हो जाकर, वहां पर हमने करी है। अगर यहाँ पे सपोज सेंटर है, और मैं यहाँ से क्या मिलाऊं, इसको मिलाऊं, इस पॉइंट से इसको मिलाऊं, और फिर यहाँ से जो है मैं इसको मिलाऊं, है कि नहीं, इसको मिलाऊं, तो आप बोलो कोई प्रॉब्लम? ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है, पहली बात तो आपको ये समझनी है नहीं? ये थोड़ा सा कर्व है, बैंड है, बैंड। तो आप बोलोगे बिल्कुल बैंड है। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर ये एंगल थीटा है आपका, ये डी थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? तो आप बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल होगा 2 थीटा। तो आप बोलोगे कैसे? तो देखिए समझिए, ये ए बी सी है आपके सामने आर्क, इस आर्क ने सरकमफ्रेंस पे बनाया थीटा, और इसी आर्क ने सेंटर पे बनाया कितना, डबल 2 थीटा। तो ये थ्योरम तो आपने पढ़ी होगी ना, कि आपके सामने सर्कल है, और आपने सेम आर्क से, आपने सेम आर्क से, जैसे इसी आर्क से तो सेंटर बना लिया ये, और इसी आर्क से आपने कहाँ बना लिया, परिधि पर। तो ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा है। तो ये बात तो आप जानते हो। तो आप बोलोगे बिल्कुल जानते हैं कि सेम आर्क के द्वारा सेंटर पे बना एंगल जो होता है सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है। तो सेम आर्क के द्वारा सेंटर पर बना एंगल, सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का क्या होता है, डबल होता है। सरकम फ्रेंस पर बने एंगल का क्या होता है, डबल। बने एंगल का क्या होता है, डबल होता है, डबल। अगर यहाँ पर देखिए 35 बनेगा तो ये 70 होगा, अगर यहाँ पर 60 बनेगा तो 120 होगा। इसी प्रकार आपको आर्क दिख रही होगी एडीसी, ये आर्क क्या बना रही है, पॉइंट बी पर अगर सपोज अल्फा एंगल बना रही है, तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बनेगा? तो आप बोलोगे ये पूरा एंगल जो बनेगा ये तो 2 अल्फा बनेगा। तो बिल्कुल 2 अल्फा बनेगा। तो आप देख रहे हो, तो पूरा एंगल कितना बनेगा? तो आप बोल रहे हो कि पूरा एंगल जो है ये 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बनेगा। कितना बनेगा? 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। और इसकी वैल्यू क्या होगी? 360। क्यों? क्योंकि ये पूरा सर्कल ही तो है। तो थीटा प्लस अल्फा क्या होगा? तो ये होगा 180। तो आप बोलोगे ये बात समझ में आ गई
ये 180 क्यों होगा? तो देखिए, अब आप देखो, एंगल थीटा और एंगल अल्फा का सम कितना आया? 180। तो यही है थ्योरम कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर हों, और प्लस कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो आमने सामने के एंगल होते हैं ना, अपोजिट एंगल, इनका सम होता है 180। इनका सम क्या होता है? 180। याद करो, इनका सम 180। इसी प्रकार एंगल ए और एंगल सी का सम होता है 180। तो आप बोलोगे ये तो बड़ी मजेदार थ्योरम है कि एंगल ए और एंगल सी का सम होता है 180 एंड एंगल बी और एंगल डी का सम होता है 180। तो समझ में आ गई ये बात आपको? तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। अब आगे की तरफ चलते हैं, है कि नहीं? अब एक बात और बची है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से संबंधित, और आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल। मैं देखिए एक सर्कल ले लेता हूँ इसको, और इस सर्कल को क्या कर लेते हैं? बड़ा। है कि नहीं? ये सर्कल हमने बड़ा कर लिया, और हम क्या कर रहे हैं? इसके भीतर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, क्योंकि अब हम बहुत सारी बातें तो सीख चुके हैं ना। तो आप बोलो क्या बात सीख चुके हैं? पहली बात तो हम ये सीख चुके हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के भीतर अगर आप एक क्या बनाते हो, अगर आप एक सर्कल के भीतर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हो, दूसरा कलर ले लेते हैं जो ज़्यादा विजिबल हो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं हम किसके भीतर? सर्कल के भीतर। तो ये हमने ले लिया, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम ए, और इसका नाम रखते हैं हम बी, इसका नाम रखते हैं सी, और इसका नाम हम क्या रखते हैं? डी। तो ये बात आपको समझ में आई? आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। अब आपको ये बात तो मैं बता चुका हूँ, एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा? 180। एंगल बी और एंगल डी का सम क्या होगा? 180। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? जिसके चारों सिर सर्कल के ऊपर हो, जिसके चारों सिर सर्कल के ऊपर हो। मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर किसी बच्चे का बेसिक बहुत अच्छा है ना, तो वो डबल की स्पीड में कर लेना, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे, बहुत धीरे धीरे हम उस बच्चे को ही समझाएंगे जिस पर मैथ नहीं आती है। तो आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है कि नहीं? तो आप बोलोगे मैथ तो हमें भी नहीं आती है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल बेसिक से सीख लीजिए फिर नॉर्मल स्पीड पर। तो मैंने ये लाइन क्या करी, ये जो ए बी लाइन है ना, ये मैंने आगे बढ़ा दी। किस पॉइंट तक बढ़ा दी? सपोज ये मैंने लाइन बढ़ा दी ई पॉइंट तक। तो आप बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ई पॉइंट तक बढ़ा दी तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ये एंगल मेरा अल्फा है, बोलो ये एंगल मेरा क्या है? अल्फा। तो ये एंगल मेरा यहाँ से यहाँ तक सपोज क्या है? अल्फा है। तो ये एंगल कितना होगा? तो आप बोलोगे ये इन दोनों का सम होता है 180। तो ये होगा 180 माइनस अल्फा। क्या होगा जी? 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। और मैं आपसे पूछूँ ये वाला एंगल क्या होगा? तो आप बोलोगे भाई पूरा एंगल 180 है, ये 180 माइनस अल्फा है, तो आप 180 में से माइनस कर दो 180 माइनस अल्फा, तो आपके सामने आ जाएगा अल्फा आंसर। तो आप बोलोगे बिल्कुल बहुत सुंदर, ये हमारे सामने आ गया अल्फा। अगर आप गौर से देखोगे, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी तो अल्फा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में किसी भी वर्टेक्स पर जो बाह्य कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, वो उसके भीतर जो इंटीरियर होता है उसके सामने वाले इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। दोबारा समझिए, आप पहले स्ट्रक्चर से समझिए समझिए फिर इस स्ट्रक्चर को अपने शब्दों में बदलिए। जब तक आप स्ट्रक्चर को शब्दों में परिवर्तित नहीं करोगे तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गलत होंगे। तो बदलिए इसको शब्दों में कि आपके सामने एक्स एंगल कितना है? अल्फा। अल्फा के भीतर इंटीरियर क्या है? 180 माइनस अल्फा। इसके सामने इंटीरियर क्या है? अल्फा। तो आप बोलोगे समझ में आ गया। तो अगर आपको ये बात समझ में आती है तो फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक बात और समझ लेते हैं कि मैंने बताया आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बताया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैं एक ट्रिपेजियम को अगर मैं एक ट्रेपेजियम को किसके भीतर बनाऊं? सर्कल के भीतर बनाऊं, तब क्या केस बनेंगे? तो मैं इसको अलग से ही समझा देता हूं, है कि नहीं? आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो देखिए मैंने ये आपके सामने एक सर्कल ले लिया और मैं इसके भीतर बना रहा हूँ ट्रिपेजियम, है नहीं? ट्रिपेजियम।
हालांकि ट्रेपेजियम को भी हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बोलेंगे, क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स कहाँ लेंगे हम, इसके चारों वर्टेक्स लेंगे हम किस पर, सर्कल पर। तो आप बोलोगे बहुत बेहतरीन। तो ये चीज हम समझ गए। देखिए इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी, इसका नाम डी, और ये पैरेलल है इसके। अब आप एक बात बताइए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, आप बोलोगे 180 माइनस थीटा। तो आप बोलोगे ये कैसा हुआ जी, तो ये ऐसे हुआ कि हमने ये बात पहले ही पढ़ रखी है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, जैसे ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइन क्या है, पैरेलल हैं। तो आप गौर से देखोगे, तो अगर मैं कोई ट्रांसवर्सल लाइन खींचूं, क्या खींचूं मैं, कोई ट्रांसवर्सल माने त्रियक रेखा, जो इन दोनों लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, जो इन दोनों लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट। तो अगर मैं कोई ट्रांसवर्सल लाइन खींचूं इस प्रकार से, तो मैंने कल आपको कितने डिटेल में बताया था कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होता है, 180 माइनस थीटा। तो याद आ गई आपको, तो आप बोलोगे बिल्कुल याद आ गई कि ये थीटा है तो ये होगा 180 माइनस थीटा। अभी मैंने सिखाया कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, तो आमने सामने कोणों का योग कितना होगा, तो बोलोगे 180। ये 180 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे ये होगा आपका थीटा। तो ये बात आपको समझ में आई, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो आप गौर से देख पा रहे हो, तो आप गौर से देख पा रहे हो कि ये जो हम बना रहे हैं, ये हमने बनाया क्या, एक ट्रेपेजियम बनाया, किसके भीतर, सर्कल के भीतर। तो आप देख रहे हो कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा आपके सामने ट्रेपेजियम बन गया है जिसके ये दो लगातार कोण क्या है, सेम है, दो लगातार कोण क्या है, सेम। तो ऐसे ट्रेपेजियम का नाम होता है दोस्त समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। क्या नाम होता है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। तो इसको बोलेंगे हम, इस ट्रेपेजियम का नाम जो होगा वो होगा समद्विबाहु समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ये बात आपको समझ में आई, तो आप बोलोगे बिल्कुल आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ये हम इंग्लिश में बोल देंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ये बात आपको समझ में आ गई, आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। तो अब आप बोलोगे कि इसे समद्विबाहु क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्त एडी और सीबी बराबर होती है इसीलिए बोल रहे हैं। तो आप बोलोगे बराबर क्यों है, तो इस बात को आप समझिए। अब आप इस बात को समझिए कि एडी और सीबी बराबर क्यों है, एडी और सीबी बराबर क्यों है। जैसे मैं आपके सामने बनाता हूँ एक ट्राइंगल, और ये मैं एक ऐसा ट्राइंगल बना रहा हूँ जो क्या है, समद्विबाहु है, मतलब जिसकी दो भुजा क्या है, बराबर है। देखिए ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स है आपका बी, और ये वर्टेक्स है सी। अगर मैं बोलूँ ए बी और ए सी बराबर है तो ये एंगल भी थीटा होता है इसके सामने, और ये एंगल भी थीटा होता है। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अगर दोस्तों मैं क्या करूँ, मैं बीच में से क्या खींच दूँ, कोई पैरेलल लाइन खींच दूँ जो बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो आप बोलोगे बिल्कुल खींचिए। तो मैंने बी सी के पैरेलल एक लाइन खींच दी। तो आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पॉइंट को मैं पी बोल दूं, इस पॉइंट को मैं क्यू बोल दूं। तो अगर आप अब गौर से देख रहे होगे ना, तो पी क्यू सी बी ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं बन गया, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आप बोलो कैसे, क्योंकि देखिए ये पी क्यू जो है, जो पी क्यू है वो बी सी के पैरेलल है, और ये थीटा थीटा बराबर है। तो देखिए डी सी जो है ए बी के पैरेलल है, और ये थीटा थीटा बराबर है, और ये इसके पैरेलल है, तो ट्रेपेजियम तो है ही। अब ये आइसोसेलेस भी हो गया। अब आइसोसेलेस में पी बी और क्यू सी बराबर कैसे होंगे, अभी हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी थी, जो रेशो ए बी का पी बी के साथ होगा वही रेशो ए क्यू का क्यू सी के साथ होगा। देखिए जो चीज़ पी बी होगी वही क्यू सी होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई, मतलब ए डी और बी सी बी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप बोलोगे इन आइसोसेलेस ट्राइंगल AD एंड BC विल बी पैरेलल। तो आप बोलोगे भैया रेशियो ही तो बराबर होंगे, साइड थोड़ी ना बराबर होंगी। ऐसा भी तो हो सकता है ये 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, ये 2 का मल्टीपल 4 हो, ये 2 का मल्टीपल 3 हो। तो भैया एक बात भी तो देखो, ये ट्राइंगल कौन सा है, तो आप बोलोगे आइसोसेलेस। तो जितनी लेंथ AB की है उतनी ही लेंथ किसकी होगी, AC की, है क्या नहीं। ये बात आपको समझ में आई। इसी प्रकार
अगर आप बीच में कोई सिमिलैरिटी वाला फंडा लगाते हो तो जितनी लेंथ ए पी की है उतनी ही ए क्यू की है, तो जितनी लेंथ पी बी की है उतनी क्यू सी की है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो यूनिट 3 है तो ये भी 2 3 है। अब सपोज ये जो है आपका पूरा 5 है, तो आप बोलोगे 2 3, यहाँ पर 5 की वैल्यू है और यहाँ पर भी 2 3 की वैल्यू 5 है। आप समझिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, नहीं आप ऐसे पजल्ड हो जाओगे। तो देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ जो ए बी है, सपोज ये 10 सेंटीमीटर है, ए बी क्या है 10 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी 10 सेंटीमीटर है, ए बी है 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ए सी बी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं कैसा ट्राइंगल ले रहा हूँ, तो आप बोलोगे ये है आइसोसेलेस, समद्विबाहु। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए पी जो है ये दो, ए पी और पी बी 2:3 में है, तो बोलोगे आप कि ये तो इसके पैरेलल है ना, तो ये भी तो 2:3 में होगी, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो अब बताइए 5 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 10 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे 5 का कितना टाइम, तो आप बोलोगे 2 टाइम। अब ये 3 का कितना टाइम होगा, 2 टाइम, 2 का भी 2 टाइम, तो 3 का निकालना हमें, तो 3 का होगा 2 टाइम, तो कितना 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही जब आप इधर देखोगे तो ये 5 यूनिट है, तो 5 की वैल्यू कितनी है 10, तो 3 की कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि 5 का अगर 2 टाइम करोगे 10 मिलेगा और 3 का 2 टाइम करोगे तो आपको 6 मिलेगा। तो इसका मतलब पी बी और ए क्यू क्या होगी, बराबर होगी। पी बी और क्यू सी, सॉरी, पी बी और क्यू सी क्या होगी, बराबर हो गई। तो ये बात आपको समझ में आई, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब आप देखिए आगे की तरफ। अब आप देखिए कि अगर आपके सामने ये आपको दिख रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और इसमें हमने एंगल ए और एंगल बी को बराबर थीटा थीटा बोल दिया है, तो ये जो ट्रेपेजियम है इसका ही नाम होगा क्या, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो इसका मतलब अगर आप कभी भी किसी सर्कल के भीतर एक ऐसा ट्रेपेजियम बनाते हैं, या आप कैसा भी ट्रेपेजियम बनाइए, वो हमेशा ही क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ही होगा। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ, है क्या नहीं। A trapezium in a circle always isosceles trapezium। तो ये बात आपको समझ में, आप कैसा भी ट्रेपेजियम बना दीजिए वो हमेशा ही क्या होगा, आइसोसेलेस ही बनेगा। नहीं आप बना कर देख लीजिए, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो बिल्कुल। अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो ये आपको सारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने पढ़ा दिया, देखिए बिल्कुल डिटेल में, बेहतरीन पीपीटी बन गई है क्या नहीं। अब हम चलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की तरफ, प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर ये नंबर जो है ये पेज नए हो गए थे, तो ये प्रॉब्लम थी। देखिए अब आपके सामने 98 प्रश्न है ए बी सी डी, यहाँ से दे सकते हो आप ये। तो आपके सामने क्या है, प्रश्न है ए बी सी डी क्या है, समलम माने ट्रेपेजियम। देखिए हिंदी में भी लिख कर दे दिया ट्रेपेजियम, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, ट्रेपेजियम ही पढ़ते रहते हैं, समलम बोलते ही नहीं है, तो उन्होंने देखिए हेल्प कर दी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में ट्रेपेजियम, हिंदी में समलंब, जिसमें ए बी और डी सी, ए बी डी सी के समांतर है, शीर्ष ए बी सी डी एक वृत्त से होकर गुजरते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपको क्या करना, आपको वृत्त वाला कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें, और आपका मामला सेट हो जाएगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो इसको बड़ा कर लेते हैं कि बड़ा एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा हमको। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके भीतर एक क्या बना देता हूँ, ट्रेपेजियम। यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, एक ट्रेपेजियम बना दिया। और ये जब मैंने इसके बाद ट्रेपेजियम, क्योंकि क्वेश्चन वाला कह रहा है ना, ये क्या बना दिया मैंने, एक ट्रेपेजियम। और मैंने इसके वर्टेक्स का नाम रख दिया ए बी सी डी। अब देखिए ये कह रहा है ए बी डी सी के समांतर है, तो ये रहा ए बी डी सी के समांतर है बिल्कुल। शीर्ष ए बी सी डी से एक वृत्त होकर गुजरता है, देखिए ए बी सी डी से एक वृत्त होकर गुजरता है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ए डी और बी सी बराबर है, मैंने अभी आपको सिखाया नहीं सिखाया कि ए डी बी सी समांतर होगा। तो आपने बोला क्यों, क्योंकि ये थीटा है, ये थीटा है। तो ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ये क्या बन चुका है,
तो आप बोलोगे आइसोस सेलेस ट्रेपेजियम। तो आप बोलोगे बिल्कुल मज़ा आ गया ये बात सीख कर, है कि नहीं। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। आपको एलिमिनेशन मेथड भी आने चाहिए, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत है। अब देखिए एंगल ए और एंगल सी का सम 180, तो एंगल ए एंगल सी 180 क्यों, क्योंकि ये क्या होगा 180 माइनस थीटा, है कि नहीं। आप बोलोगे कैसे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, तो इन दोनों का सम 180। और अभी मैंने बताया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी तो है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल माने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर हो, तो इनके आमने सामने का सम भी क्या होता है 180, तो ये भी होगा 180 माइनस थीटा। तो आप बोलोगे समझ में आ चुका है। तो आप देखोगे इन दोनों का सम भी 180, आप तो डायरेक्ट बोल सकते थे ये बात। तो एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी 180, तो ये बात सही है। अब एंगल ए और एंगल डी भी 180, देखिए थीटा और 180 माइनस थीटा, तो इनका सम भी, तो इसका मतलब ये तीनों बात सही हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 और 3। तो ये आपको समझ में आ गया प्रश्न, आप बोलोगे बिल्कुल। अब देखिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, है क्या नहीं। अब अगला प्रश्न क्या है, ए बी सी डी एक समलंब, समलंब माने ट्रिपेजियम है। देखिए यहाँ पर भी नाम लिख कर दे दिया है। ए बी समानांतर, अब समानांतर वाला जो पढ़ाया था ना मैंने आपको, वो वाला यहाँ पर केस है, शायद मध्य बिंदु वाला है। तो हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया ए बी सी डी। हम वर्टेक्स का नाम रखते हैं वर्टेक्स ए बी, वर्टेक्स ए। अब देखिए ए बी समांतर है डीसी के, तो अब ए बी में से डीसी घटाया तो पॉजिटिव आया, मतलब ए बी बड़ा है डीसी छोटा है, ये बात समझ रहे हो आप। तो इसलिए मैं ए बी को बड़ी वाली साइड ले रहा हूँ। ये छोटी छोटी साइकोलॉजी है, ये आपको आनी चाहिए। और सी डी को मैं छोटी साइड ले रहा हूँ। और देखिए ए बी सी डी, और ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के, बिल्कुल। अब ये कह रहा है ई जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब मिड पॉइंट। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। तो देखिए मिड पॉइंट कहीं यहीं होगा, यहीं है क्या नहीं। और यहाँ इसके सामने मिड पॉइंट ये होगा, तो मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। तो बोल रहे हो आप बिल्कुल खींच सकते हो। तो यहाँ से मैंने मिड पॉइंट से लाइन खींच ली इस प्रकार से, है क्या नहीं, ये खींच गई। तो ये मिड पॉइंट है ए बी का, ए डी का, और ये मिड पॉइंट है बी सी का। तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ चुका है। तो हम बोल देते हैं ए बी का मिड पॉइंट क्या दिया ई, और डीसी का मिड पॉइंट क्या दिया एफ। तो ये आपको बात समझ में आई, आप बोलोगे बिल्कुल। अब आप बताइए ई एफ कितना दिया आपको 10 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ए बी माइनस डी सी कितना दिया 4, आपसे पूछा ए बी मल्टीप्लाई बाई डी सी, मतलब ए बी और डी सी की मल्टीप्लाई। आप एक बात बताइए, ई एफ आपको 10 सेंटीमीटर दिया, तो अभी हमने क्या थ्योरम पढ़ी थी कि अगर ये दोनों बराबर पार्ट हैं, मतलब ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए या ए डी, मतलब ई मध्य बिंदु है किसका, ए डी का। और इसी प्रकार हमने पढ़ा था कि इधर भी मध्य बिंदु होगा, वो तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये हमारी क्या है पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। अब बताइए आप, ये ई एफ क्या होता था, तो आप बोलोगे ए बी प्लस डी सी अपॉन 2 बराबर होता था ई एफ, मतलब ए बी प्लस डी सी अपॉन 2 बराबर होता था ई एफ। और आपको ई एफ की वैल्यू दे रखी है, तो आप बोलोगे कितना दे रखी है, तो मैं बोलूँगा 10 सेंटीमीटर। तो ई एफ कितना दिया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए बी प्लस डी सी अपॉन 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए बी प्लस डी सी बराबर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए बी प्लस डी सी आ गई, आप बोलोगे बिल्कुल। अब आप यहाँ से देख सकते हो ए बी और डी सी कितना दिया, तो आप बोलोगे 4। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ ए बी माइनस डी सी। तो ए बी माइनस डी सी बराबर दिया 4 सेंटीमीटर। तो ए बी प्लस डी सी 20 दिया है, ए बी माइनस डी सी आपको 4 दिया है। तो आप सिंपली अब विलोपन विधि से कर सकते हो। तो आप बोलोगे विलोपन विधि हमें नहीं आती है, तो हम इसको समझ लेते हैं विलोपन विधि क्या होती है। अब देखिए ए बी प्लस डी सी, ए बी माइनस डी सी, मतलब अगर ये ए प्लस बी है तो ये ए माइनस बी है। तो विलोपन विधि क्या होती है, अगर ए प्लस बी आपको दे रखा है सपोज सी, और आपको ए माइनस बी सपोज दे रखा है डी, तो जब आप इनको प्लस करते हो जोड़ते हो, है कि नहीं, जब आप इनको क्या करते हो प्लस करते हो, इनको जोड़ते हो,
तो आपके सामने सिचुएशन आती है कि बी से बी कैंसिल आउट, ए और ए हो जाता 2a, और यहाँ से निकलता c प्लस डी। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आती है, तो आप बोलोगे a बराबर आता है c प्लस डी अपॉन 2। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालनी आ गई। अब मैं b की वैल्यू निकालना सिखाता हूँ। आप फिर से लिखिए a प्लस बी बराबर c, a माइनस बी बराबर d। अब मैं कह रहा हूँ आप इसको माइनस कीजिए, तो आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। और अब इसको हल कीजिए, अब इसको घटाओगे तो a से a कैंसिल, क्योंकि अब ये माइनस का हो चुका है ना, और ये माइनस माइनस प्लस, तो b और b क्या हो जाएगा 2b, और बराबर में देखिए c माइनस डी, तो c माइनस डी। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस डी अपॉन 2। तो अगर आप देख रहे हो तो a की वैल्यू क्या आई, c प्लस डी अपॉन 2, मतलब इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, और यहाँ से b की वैल्यू क्या आई, इन दोनों को घटाकर आधा कर दो। तो मतलब अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि आप ए बी प्लस डी सी बराबर 20, ए बी माइनस डी सी बराबर 4 से आप ए बी की वैल्यू बताइए, तो आप बोलोगे 20 और 4 को जोड़कर आधा कर दो। जब प्लस वाला पूछो ए बी प्लस वाला, तो आप बोलोगे 20 और 4 को जोड़कर आधा कर दो, तो 24/2 12। एंड अगर मैं पूछूं डी सी की वैल्यू, तो आप बोलो घटाकर आधा कर दो, तो डी सी बराबर 20 में से 4 गए 16/8। तो मतलब ये 12 आ गया और ये डी सी 8 आ गया। तो आप बोलोगे ये तो बड़ा सिंपल था, है क्या नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई पूछी थी ना हमसे इनके ए बी और डी सी की, तो एक आया था 12 और ये आ गया 8, तो 12 अट्ठे क्या हो जाएगा 96। तो ये वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया। तो ये प्रश्न हमने बिल्कुल डिटेल में सोल्व कर लिया जी, बिल्कुल डिटेल में। तो आप बोलोगे बिल्कुल डिटेल में सोल्व कर लिया, और ये 2 सेकंड का सवाल है इन रियलिटी। इसमें है ही क्या, आप कोर्स देखिए, इसको पढ़ने में अगर हम सीख रहे हैं ना, सीखते वक्त हमें समय देना चाहिए। अगर हम सीखते वक्त समय नहीं देंगे तो फिर सवाल हमको हवा नहीं लगने देगा एग्जाम में। क्योंकि जैसे मैंने बोला ई एफ आपको 10 दे रखी है ना, तो ए बी प्लस डी सी अपॉन 2 ही तो 10 है, तो ए बी प्लस डी सी हो गया 20। तो आप बोलोगे बिल्कुल ए बी प्लस डी सी 20, ए बी माइनस डी सी 24। तो बताओ ए बी क्या होगी, तो आप बोलोगे दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 4 प्लस 20/2 क्या हो जाएगा भैया 24/2 12। तो बोलोगे बिल्कुल 12 हो जाएगा। अब आप देखोगे तो 12 ना तो 100 में है कि नहीं, 108 में तो होता है। अब ऐसे मैं पूछूं आपसे कि इन्हें घटा के आधा करोगे, तो देखो 20 में से 4 के 16 और 16 का आधा 8, तो 12 अट्ठे 96 में, तो ऑप्शन नंबर बी। तो समझ में आ गया आपको, बिल्कुल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अब हमारे सामने क्या दिया है, एक ट्रिपेजियम दिया है, ट्रिपेजियम ए बी सी डी। तो बिल्कुल ट्रिपेजियम बना लेते हैं हम ए बी सी डी। और यहां से हम खींच लेते हैं एक ट्रिपेजियम, और यहां से एक लाइन खींच लेते हैं, और ये क्या हो जाएंगी आपस में पैरेलल। कौन सी वाली, ये जो मैंने नीचे बनाई थी ऊपर वाले के, ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है। तो ट्रिपेजियम आपको बनाना आ रहा है धीरे धीरे, तो आप बोलोगे बिल्कुल धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट क्या है डी। अब आप एक बात बताइए, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, विकर्ण ए सी और बी डी पी पर एक दूसरे को कट करते हैं, मतलब विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं, तो आप बोल रहे हो पी पर। तो विकर्ण ए सी ले लेते हैं ना हम, तो ए से लेकर सी तक, और ऐसे विकर्ण से हम क्या ले लेते हैं, एक डी बी ले लेते हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं, तो आप बोलोगे पॉइंट पी पर। तो यहाँ पर पॉइंट पी पर ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे क्या बोला, एपी और पीसी का रेशो दिया है 4:4x-4। तो किस किस का दिया, एपी का पीसी से, मतलब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एपी का पीसी के साथ रेशो दिया है 4/4x-4। मतलब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 4 है ही आपके पास, 4 नीचे से कॉमन ले लो, तो क्या बच गया x-1। तो यहाँ से एपी का पीसी के साथ जो रेशो आया वो 1/x-1 आया, तो बड़ी बात नहीं है। अब देखिए बीपी का पीडी से रेशो दिया, बीपी का पीडी से रेशो क्या दिया 2x-1 2x+2, तो कोई दिक्कत नहीं है। बीपी का पीडी से रेशो क्या दिया है 2x-1/2x+4। तो आप बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बात तो मैं आपको सिखा चुका हूँ ना, आप बोलो क्या कि एपी का जो पीसी से रेशो है वही पीबी का पीडी से रेशो है। तो आप बोलोगे ये कब सिखा दी भैया, तो भैया ये बात अभी सिखाई थी थोड़ी देर पहले ही, आप भूल गए कि मैंने बोला था कि ए बी पैरेलल है डीसी के।
और अगर ए बी पैरेलल है डीसी के, तो ये जो फिगर बनी है ना, ये जो फिगर बनी है, इसमें मैंने सिखाया था जो रेशो ए पी का पी सी के साथ होगा वही बी पी का पी डी के साथ होगा, वही ए बी का डी सी के साथ होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो भैया ये रेशो तो बराबर होंगे, तो मतलब ए पी का जो रेशो पी सी के साथ है वही बी पी का पी डी के साथ है। तो ए पी का पी सी के साथ क्या दिया, 1/x-1 बराबर बीपी का पीडी के साथ क्या दिया, तो आप बोलोगे बीपी, बीपी क्या 2x-1 और अपन पीडी दिया 2x+4। अब यहाँ पर आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, तो आप बोलो कौन कौन से, कि या तो आप x की वैल्यू 1/1 सेटिस्फाई करा कर देख लो, सेटिस्फाई, और या फिर आप इसको सोल्व कर क्या कर लो, इसको जो है सोल्व कर आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो आप बोलोगे हम कौन सी मेथड अप्लाई करें, तो मैं कह रहा हूँ आप ऐसे कीजिए कि आप 4 रख कर देखिए, तो 1/4 - 3 क्या हो जाएगा, 1/3। और जब यहाँ 4 रखो, 4 दूनी 8, 8 - 1 7, 4 दूनी 8, 8 4 12, तो भैया ये 4 तो गलत है, 7 बनना ऊपर। तो आप बोलोगे बिल्कुल। हम अगर 3 रख कर देखें, तो आप बोलोगे 1/3 - 1, तो 1/2 बन जाएगा। और जब यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और 6 में से 1 गया ऊपर बनना 5, और यहाँ पर रखेंगे 3 दूनी 6, 6 4 10, तो 5/10 मतलब 1/2। तो आप बोलोगे 3 तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे मेथड समझ में नहीं आती है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व। तो अब सोल्व कैसे करेंगे, तो आप इसकी क्या कर लो, कैंची गुणा कर लो, कैंची गुणा। कैंची गुणा तो आपने सीखी होंगी ना बचपन में, कि 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या बनेगा, 2x+4, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो उतना ही रहता है। अब x-1 की करोगे आप किसमें, x-1 की करोगे आप 2x-1 में। तो आप अब धीरे धीरे सीखिए, जिसको आती है वो स्पीड बढ़ा ले, और जिसको नहीं आती है वो 1/1 करे, कि x की मल्टीप्लाई करो 2x में तो 2x², x की मल्टीप्लाई करो अगर 1 में तो 1 - x, 1 की करो अगर 2x में तो माइनस का 2x, और ये हो जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ से क्या आ गया, 2x² माइनस का 3x प्लस का 1। और अगर इस 2x को मैं इधर लाऊंगा तो आप बोलोगे माइनस का 2x, और इस 4 को इधर लाऊंगा तो आप बोलोगे माइनस का 4 बराबर में 0। तो आप बोलोगे बिल्कुल मज़ा आ गया, ये बात हम समझ चुके हैं। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे आप, 2x², और देखिए 3x और 2x क्या हो जाएगा 5x, और ये 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 बराबर में 0। अब आपने ये बात पढ़ी होगी, 3 दूनी 6, तो मल्टीप्लाई करके तो 6 चाहिए, और यहाँ पर माइनस है तो घटकर 5 चाहिए। तो आप बोलोगे 6 × 1, देखो 6 कम 6 और 6 में से 1 गया 5, तो बिल्कुल 2x² माइनस इस 5 के क्या लिख सकते हैं 6 - 1। तो ये क्वाड्रेटिक आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। अगर आपको क्वाड्रेटिक सोल्व करनी नहीं आती है तो मामला बड़ा खत्म है, यानी पहले आपको बेसिक मैथ ठीक करना पड़ेगा। तो माइनस की मल्टीप्लाई आगे से करिए 6, और x के पीछे से करिए x, और माइनस माइनस प्लस, और x के पीछे से होगी तो x, माइनस में 3 बराबर में 0। तो यहाँ से 2x क्या ले लो कॉमन, तो यहाँ से x और 2 दिया 6, x से x कट जाएगा 3, और यहाँ से 1 ले लो तो x - 3 बराबर में 0। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो यहाँ से देखिए x - 3 यहाँ पर भी है और x - 3 यहाँ पर भी है, तो दोनों पदों में कॉमन आ गया अगेन, तो आप बोलोगे बिल्कुल कॉमन आ गया। और यहाँ पर क्या बच गया 2x+1 बराबर में 0। तो x बराबर क्या आ गया 3, है कि नहीं। और यहाँ से 2x प्लस, देखिए आप एक बात बताइए, आपने ये बात पढ़ी है क्या, अगर a और b की मल्टीप्लाई 0 है तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब या तो a 0 हो या b 0 हो, या फिर दोनों ही 0 हो, मतलब a भी 0 हो और b भी 0 हो। तो इसका मतलब समझते हो, मतलब अगर a 0 है तो 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो तो 0 आएगा, और अगर a भी 0 है b भी 0 है तो 0 × 0 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, अगर आप इन्हें 0 0 नहीं लोगे ना तो कभी भी 0 आएगा ही नहीं। इसका मतलब एक को 0 होना पड़ेगा, और हमें तो पता नहीं है कि x - 3 और 2x+1 की मल्टीप्लाई करके 0 का आया कौन सा था, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो x - 3 = क्या होगा 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 3। अब इसी प्रकार 2x+1 भी तो 0 हो सकता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कैसे आएगी, 2x बराबर -1 और 2 चला जाएगा अपॉन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो इस प्रकार x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 3, एक आ गई -1/2। अगर आप देखोगे ऑप्शन में
तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर जो है 3 मिल जाएगा आपको। आप बोलोगे माइनस का 1/2 क्यों नहीं है? भैया x की वैल्यू अगर तुम -1/2 यहाँ पर रखोगे 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, और 2 से 2 में 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 0, मतलब बीपी 0 हो जाएगा। और बीपी क्या है आप बोलियो? बीपी क्या है? देखो इसमें क्या है बीपी। तो बी से लेके पी तक की लेंथ, और अगर बीपी लेंथ है तो क्या कभी लेंथ 0 होती है? तो आप बोलोगे लेंथ तो कभी भी 0 नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? लेंथ 0 कभी भी नहीं होती, 0 कभी भी नहीं होती। तो ये बात आपको समझ में आ गई? आप बोलोगे बिल्कुल। तो अब देखिए क्वेश्चन हो गया हमारे खत्म। हमने सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सोल्व कर लिए हैं, और आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, और अब मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाइए इसको। थैंक यू।